दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राज्य की कार्यपालिका के बारे में बताऊंगा और उसमें भी उसके सबसे महत्वपूर्ण अंग राज्यपाल के बारे में बताऊंगा। दोस्तों, आपको पता है कि केंद्र के लेवल पर एक कार्यपालिका होती है जिसमें जो प्रमुख होता है राष्ट्र का, उसको हम राष्ट्रपति कहते हैं। उसी तरीके से राज्य के लेवल पर जो कार्यपालिका होती है वहां पर राज्य का जो प्रमुख होता है उसे राज्यपाल कहा जाता है। अब इसे मैं कंपैरिजन के माध्यम से भी समझा सकता हूं आपको कि जैसे केंद्र की कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और अटॉर्नी जनरल होता है, उसी तरीके से राज्य में राज्यपाल, उसके नीचे मुख्यमंत्री, फिर मंत्रिपरिषद और फिर एडवोकेट जनरल होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों एक ही पद पर नजर आते हैं, एक केंद्र के पद पर, एक राज्य के पद पर। अब इस राज्य की कार्यपालिका से बहुत से प्रश्न या ऑब्जेक्टिव्स बनते हैं जो कई सारे एग्जाम्स में आते हैं, तो आज हम लोग इन्हीं को कवर करने वाले हैं। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मूल रूप से एक बात को समझ लो कि जो कार्य राष्ट्रपति केंद्र स्तर पर करते हैं वही कार्य राज्य स्तर पर राज्यपाल करते हैं। तो एक तरीके से अगर आपने राष्ट्रपति की वीडियो देख रखी है तो इस वीडियो में आपको ज्यादा तकलीफ नहीं होगी। यहां पर राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक मुखिया या फिर संवैधानिक प्रमुख कहा जाता है और मुख्यमंत्री को वास्तविक प्रमुख कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से जिस तरह प्रधानमंत्री को वास्तविक प्रमुख माना जाता है और जो राष्ट्रपति होते हैं उन्हें संवैधानिक प्रमुख माना जाता है। तो इसमें पहला सवाल यह उठता है कि राज्य की कार्यपालिका एवं राज्यपाल का विवरण हमें संविधान में कहां मिलता है। तो इसका जवाब है संविधान का भाग 6 और अनुच्छेद 153 से लेके 167 के बीच में। उसमें भी सबसे पहले अनुच्छेद 152 के तहत राज्यपाल के पद का प्रावधान मिलता है। तो ये वाला अनुच्छेद सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि 152 अनुच्छेद में राज्यपाल के पद का प्रावधान है। इसके बाद जो अनुच्छेद 153 है उसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन यहां पे एक कैच है कि 1956 में 7वां संविधान संशोधन अधिनियम आया। उसकी एक धारा के अनुसार एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाया जा सकता है या फिर नियुक्त किया जा सकता है। तो अब अगर आपसे कोई अनुच्छेद 153 पूछता है तो आपको यही जवाब देना है कि संशोधन के बाद, कौन सा संशोधन, 7वें संशोधन के बाद ये चीज बदल गई है। तो अब सवाल उठता है कि किसी राज्यपाल की नियुक्ति होती कैसे। देखो, राज्यपाल की नियुक्ति अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है, लेकिन इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि राज्यपाल को न तो जनता के द्वारा चुना जाता है और न ही प्रतिनिधियों के द्वारा, यानी कि ना तो उसका प्रत्यक्ष चुनाव होता है न अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। उनकी नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति द्वारा की जाती है मंत्री परिषद की सलाह पर। यानी आप इसे ऐसे देख सकते हो कि मंत्री परिषद की सलाह पे, यानी कि जो केंद्र में सरकार है उसकी सलाह पे राष्ट्रपति जो है आज्ञा पत्र देके राज्यपाल बैठाता है। तो इसका मतलब वहां पे केंद्र का राज्यपाल बैठता है किसी भी राज्य में, चाहे वहां पर उनकी सरकार हो या ना हो केंद्र की। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कोई भी राज्यपाल जो है वो केंद्र सरकार के लिए काम करता है। लेकिन यहाँ पे एक कैच है। कैच ये है कि सर्वोच्च न्यायालय ने 1979 यानी कि 1979 में एक व्यवस्था दी थी जिसके हिसाब से राज्य में जो राज्यपाल का कार्यालय होता है वो केंद्र सरकार के अधीन नहीं आता है, अपितु स्वतंत्र होता है। इस व्यवस्था को लाने का सबसे बड़ा कारण यह था कि राज्यपाल के पद को केंद्र सरकार से स्वतंत्र किया जाए। अब देखो, इस अनुच्छेद की वजह से एक प्रश्न उठता है कि क्या किसी राज्यपाल का सीधा निर्वाचन जनता द्वारा नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? अब देखो, इसके कुछ एक कारण हैं। देखो, पहला कारण तो यह है कि सीधे चुनाव की वजह से मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच में एक संघर्ष की स्थिति पैदा हो सकती है। दूसरा ये कि राज्यपाल सिर्फ एक संवैधानिक पद है और इसके लिए इतनी जटिल चुनाव की प्रक्रिया होना और उस पर इतना भारी खर्च करना जरूरी नहीं है। तीसरा कारण यह है कि इसमें संविधान खतरे में पड़ सकता है। वो ऐसे कि मुख्यमंत्री चाहेगा कि उसके दल का कोई व्यक्ति राज्यपाल बने और केंद्र चाहेगा कि उसके दल का बने। तो ऐसे में एक संघर्ष पैदा हो सकता है, भ्रष्टाचार पैदा हो सकता है। और एक आखिरी कारण यह है कि अगर केंद्र नियुक्ति करता है किसी राज्यपाल की और उस राज्य में दूसरे दल की सरकार है तो ऐसे में उस राज्य में केंद्र की पकड़ रहती है। मतलब ऐसा नहीं है कि वहां पे सिर्फ एक ही पार्टी काम कर रही है, वहां पे 2 पार्टी का काम चलता रहता है। तो ये कुछ एक कारण है जिनकी वजह से सीधे निर्वाचन नहीं करवाया जा सकता राज्यपाल का। इसके बाद आती है राज्यपाल की पदावधि या फिर कार्यकाल। अब देखो, राज्यपाल का कार्यकाल यूं तो 5 वर्ष का है, लोग सीधे कह देते हैं 5 वर्ष का है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर डिपेंड करता है कि राज्यपाल का कार्यकाल क्या होगा।
कभी कभी ऐसा होता है कि तुरंत ही राज्यपालों को हटा दिया जाता है। आपने ऐसा बहुत बार सुना होगा न्यूज़ में कि एक राज्य के राज्यपाल को यहाँ से हटा के दूसरे में डाल दिया, दूसरे वाले को तीसरे में डाल दिया, या फिर किसी को परमानेंटली हटा दिया तो किसी को नया ले आए। तो इस तरीके से राज्यपालों का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति पर ही डिपेंड करता है। और उसके अलावा राज्यपाल कभी भी राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे के पद से हट सकता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जो राज्यपाल है उसके कार्यकाल की सुरक्षा नहीं है, मतलब उसे मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। तो ये जो चीज है ना, अन्यायपूर्ण है, मतलब ये न्यायपूर्ण नहीं है कि उसके पास कोई सुरक्षा नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। इसके अलावा संविधान में राज्यपालों को हटाने की कोई स्पेशल विधि भी नहीं है। जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए क्या होता है, महाभियोग होता है, किसी न्यायाधीश को हटाना हो तो उसके अंदर भी बहुत लंबी प्रक्रिया होती है, लेकिन राज्यपाल को यूं ही हटा दिया जाता है। ऐसा हुआ था 1989 में वीपी सिंह की सरकार में। उन्होंने शुरुआत में आते ही कांग्रेस द्वारा लगाए गए सारे राज्यपालों से त्यागपत्र मांग लिया था और अंततः उन्होंने कुछ एक राज्यपालों को हटा दिया और कुछ एक को बने रहने दिया। उसके बाद 1991 यानी कि 91 में नरसिम्हा राव जी की सरकार आई तो उन्होंने भी चंद्रशेखर सरकार द्वारा नियुक्त किए गए 14 राज्यपालों को बदल दिया था। इसके अलावा इसमें एक चीज और है कि अगर किसी राज्यपाल का कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, उसे पहले ही हटा दिया गया है 1, 2, 3 साल के अंदर, तो राष्ट्रपति क्या करता है कि उसे किसी दूसरे राज्य में राज्यपाल नियुक्त कर देता है, या फिर अगर कोई कार्यकाल पूरा भी हो चुका है और लोग उससे खुश हैं तो उसकी पुनः नियुक्ति भी की जा सकती है किसी दूसरे राज्य में। इसके बाद आती है राज्यपाल बनने की योग्यताएं, यानी कि योग्यता पूछी जाती है और योग्यता जो है वो 157 और 158 अनुच्छेद के अंदर दे रखी है। इसमें पहली योग्यता तो आप सबको पता होगी कि वह भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा ये कि वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, ठीक राष्ट्रपति की तरह। राष्ट्रपति भी 35 वर्ष से ऊपर होना चाहिए और राज्यपाल भी। इसके अलावा तीसरा ये है कि उसे बाहरी होना चाहिए, यानी कि उसे किसी राज्य में नियुक्त किया जा रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि उसे उस राज्य का नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो उस राज्य का है तो वो क्षेत्रीय राजनीति से घिर जाएगा और वहाँ पे वो इन्फ्लुएंस हो जाएगा, प्रभावित हो जाएगा। तो ऐसे में कोई बाहर का व्यक्ति ही आना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस योग्यता का बार बार उल्लंघन किया गया है। इसके अलावा वो किसी लाभ पद पर ना हो, यानी कि किसी सरकारी जॉब में नहीं होना चाहिए कि वहाँ पे जॉब अलग चल रही है और यहाँ पे राज्यपाल अलग बना हुआ बैठा है। और इसके अलावा जो 5वीं योग्यता है वो ये है कि वो संसद में न तो लोकसभा, न राज्यसभा और न ही विधानमंडल में सदस्य होना चाहिए। मान लो कि वो संसद का या फिर विधानमंडल का सदस्य है तो जिस दिन से उसे राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है उसी दिन उसे वो पद छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा, क्योंकि राज्यपाल जो होता है वो किसी दल का नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी योग्यताएं लगती हैं किसी भी व्यक्ति को राज्यपाल बनने के लिए। इसके बाद आता है अनुच्छेद 159, जहां पे बात होती है राज्यपाल के शपथ या प्रतिज्ञान की। अब ये क्या है, देखो, राज्यपाल जब नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा तो वो उस राज्य में पहुंचा है, तो उसको शपथ कौन दिलाएगा? मुख्यमंत्री? नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री उसके पद के से छोटा है। इसीलिए उस राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा, उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा, चीफ जस्टिस, वो आकर के राज्यपाल को शपथ दिलवाएगा। तो याद रखना, ये सवाल पूछ लिया जाता है कि राज्यपाल की शपथ जो है वो कौन से अनुच्छेद के तहत आती है? 159 के तहत। देखिए, अब तक मैंने आपको जितनी चीजें बताई है सबसे कुछ ना कुछ अनुच्छेद जुड़ा हुआ है और सवाल इन अनुच्छेदों से ही बनते हैं, इसलिए इनकी स्पेशल लिस्ट बना के रखिए। ठीक है, इसके बाद एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जिस तरीके से राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो किसी के दंड को माफ करवा सकता है, किसी को जीवन दान दे सकता है, तो क्या राज्यपाल को भी ये शक्तियां मिली हुई है? तो देखो, राज्यपाल को भी ऐसी कुछ शक्तियां मिली हुई है लेकिन लिमिटेड है। कैसे? कि जैसे कुछ विषय होते हैं राज्य सूची के अंदर, आपको याद होगा मैंने अनुसूचियां आपको पढ़ाई थी। अनुसूचियों में 7वीं अनुसूची जो थी उसमें 3 सूचियां थी, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। राज्य सूची वो होती है जिसमें राज्य के विषय आते हैं, तो राज्यों में जो कोई अपराध हुआ हो, राज्यों के विषय से रिलेटेड कोई अपराध हुआ हो, तो उसकी जो क्षमादान है वो राज्यपाल दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को वो माफ नहीं कर सकता। मृत्यु दंड को माफ करने का अधिकार अनुच्छेद 72 के तहत सिर्फ राष्ट्रपति को प्राप्त है। तो राज्यपाल जो क्षमा करता है वो अनुच्छेद 161 के तहत करता है और राष्ट्रपति क्षमा कौन से अनुच्छेद के तहत करता है? 72 के तहत करता है। मैं फिर से कहूंगा, अनुच्छेद में कंफ्यूज नहीं होना है, बार बार उन्हें देखना है। इसके अलावा एक और पावर आती है अध्यादेश की। आपको याद होगा अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति जो है वो बिना किसी की सलाह के भी जो बिल है वो पारित कर सकते हैं। अगर उन्हें ऐसा लगे
लगे कि अभी कार्यवाही की ज़रूरत है, अभी ये बिल होना चाहिए, तो वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं, स्वयं विवेक का इस्तेमाल करके एक अध्यादेश पारित कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से राज्यपाल जो हैं वो 213, वहाँ पे 123 था, यहाँ पे 213 है। 213 अनुच्छेद के तहत विधानमंडल का जब कोई सत्र न चल रहा हो, इस बात को याद रखिए, जब कोई सत्र न चल रहा हो तो वो एक अध्यादेश पारित कर सकते हैं। और जब सत्र शुरू होगा तो वो उससे 6 सप्ताह के अंदर, मतलब उन्हें 6 वीक्स मिलेंगे, तो उन्हें इस समय के अंदर इसे पारित करवाना पड़ेगा, अनिवार्य है, अन्यथा ये अध्यादेश समाप्त हो जाएगा। तो ये कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं जो राज्यपाल के बारे में पूछे जाते हैं। अब इसके अंदर एक टॉपिक बचता है जो कि अनुच्छेद 154 के तहत आता है, जो मैंने आपको पहले नहीं बताया, जिसको हम कहते हैं राज्यपाल की शक्तियां एवं कार्य। इसको मैंने अलग से इसलिए रखा है क्योंकि इससे अलग से प्रश्न बनते हैं। तो अब इस सेक्शन को जरा ध्यान से देखना। देखिए, राज्यपाल की शक्तियां 4 तरीके से विभाजित हैं। एक है कार्यकारी शक्ति, दूसरी विधायी शक्ति, तीसरी वित्तीय शक्ति और चौथी न्यायिक शक्ति। एक एक करके हम इसको समझते हैं। कार्यकारी शक्ति के अंदर एक शक्ति ये होती है कि राज्य सरकार के जितने भी काम होते हैं सारे औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से ही होते हैं। आपको पता होगा, केंद्र में जब प्रधानमंत्री कोई काम करते हैं तो सब कुछ राष्ट्रपति के नाम से होता है। यहाँ पे राज्य में जब मुख्यमंत्री काम करता है तो सब कुछ राज्यपाल के नाम से होता है। दूसरा ये कि वह औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। आपको पता है, मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है। जब आपके एमएलए जीतते हैं तब जाकर के मुख्यमंत्री बनता है कोई, तो उसको नियुक्त करता है राज्यपाल। तीसरा ये कि वह राज्य के महाअधिवक्ता यानी कि आपके एडवोकेट जनरल को नियुक्त करता है। चौथा ये है कि वह राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों को नियुक्त करता है, लेकिन वो उन्हें सिर्फ नियुक्त कर सकता है, बाकी उन्हें हटाने का जो अधिकार है वो सिर्फ राष्ट्रपति के पास ही होता है। इसके अलावा वो राष्ट्रपति से राज्य में संवैधानिक आपातकाल लगाने की सिफारिश कर सकता है, यानी कि इमरजेंसी लगवाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये उसकी कार्यकारी शक्तियां हैं। बात करें उसकी दूसरी शक्ति, वो है विधायी शक्ति, जो कि विधेयक से जुड़ी हुई है। उसकी पहली विधायी शक्ति ये है कि वह राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत कर सकता है, उसका सत्रावसान यानी कि उसके सत्र को शुरू कर सकता है और विघटित भी कर सकता है। वह अनुच्छेद 333 के तहत राज्य विधानसभा के लिए एक एंग्लो इंडियन समुदाय के व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है। आपको याद होगा कि राष्ट्रपति भी 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नियुक्त करते हैं, ये भी एक को कर सकता है। ठीक है। इसके अलावा अगर कोई धन विधेयक पेश किया जाएगा तो उसमें पहले उसके साइन लगेंगे, फिर बाद में वो पेश किया जाएगा। आपको पता है कि कुछ एक विधेयक सीधे आते हैं, सीधे पेश किए जाते हैं, कुछ एक विधेयक में पहले से साइन लेने पड़ते हैं, या तो राष्ट्रपति के या राज्यपाल के। केंद्र स्तर पर है तो राष्ट्रपति के लेंगे और राज्य स्तर पर है तो राज्यपाल के लेंगे। इसके अलावा एक तरीके की वीटो शक्ति भी उसके पास होती है, यानी कि वो मान लो कि किसी विधेयक पर अपनी सहमति नहीं दे रहा है या फिर सहमति को सुरक्षित रख के राष्ट्रपति के लिए रख देता है कि राष्ट्रपति इसको तय करेंगे, तो ये विधायी शक्ति भी उसके पास होती है। बात करें राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों की, तो इसमें सीधे सीधे आपको समझ में आ जाएगा कि पैसे से रिलेटेड मामला है। तो पैसे से रिलेटेड चीज है तो पहले बजट आपके दिमाग में आएगा, जिसको हम कहते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। तो ये जो विवरण है ये सभा के सामने राज्यपाल ही पेश करता है। इसमें भी वही शक्ति आ जाती है कि धन विधेयकों को बिना उसकी पूर्व सहमति के, बिना उसके सिग्नेचर के किसी भी विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। इसके अलावा वो किसी भी राज्य के लिए आकस्मिक निधि की भी जो व्यवस्था है वो करता है। आकस्मिक निधि क्या होती है? जैसे कोई आपदा आ गई तो उसके लिए एक फंड चाहिए होता है, इमरजेंसी फंड चाहिए होता है, तो उसके लिए राज्यपाल ही जिम्मेदार होता है, वही उस चीज को तय करता है। इसके बाद इसकी आखिरी शक्ति आती है जिसको हम न्यायिक शक्ति कहते हैं, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था कि राज्य सूची से जुड़े हुए कुछ विषयों में वह अपराधों को माफ कर सकता है, क्षमा दे सकता है, लेकिन मृत्यु दंड को क्षमा करना उसके हित में नहीं है, उसके अधिकार में नहीं है। इसके अलावा वो जिस राज्य में नियुक्त है उस राज्य के उच्च न्यायालय से सलाह लेके, जो जिला न्यायालय होते हैं उसी राज्य के अंदर, वहां पे न्यायाधीशों की नियुक्ति भी कर सकता है और उन्हें स्थानांतरित भी कर सकता है। इसके अलावा जो न्यायिक आयोग होते हैं उसमें जो बाकी लोग होते हैं, बाकी लोग भी होते हैं ना, सिर्फ न्यायाधीश थोड़ी होते हैं, तो उन सब की नियुक्ति भी राज्यपाल द्वारा ही की जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियां और राष्ट्रपति को पढ़ा होगा, मतलब वो वीडियोस देखी होंगी, तो आपको ये वीडियो काफी रिलेटेबल लगी होगी, काफी सेम सी लगी होगी, क्योंकि दोनों में कोई खास फर्क नहीं है। बस ये है कि राष्ट्रपति के पास थोड़ी सी ज्यादा पावर्स होती हैं क्योंकि वो केंद्र लेवल पे
होते हैं। तो दोस्तों ये हो जाता है राज्यपाल का चैप्टर। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जितने भी अनुच्छेद मैंने आपको बताए होंगे आपने सब लिख लिए होंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मुख्यमंत्री के बारे में। दोस्तों राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है मुख्यमंत्री। आपको याद होगा कि इससे पहले हम पहले महत्वपूर्ण अंग की बात कर चुके हैं जो कि है राज्यपाल। उस वीडियो में मैंने आपको राज्यपाल से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेदों, उनकी नियुक्ति और उनसे जुड़े हुए प्रश्नों के बारे में बताया था, जिसके बहुत से प्रश्न एग्जाम से बनते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी राज्य में जो सरकार बनती है उसका जो प्रमुख होता है उसके बारे में क्या महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, शपथ, कार्यकाल, वेतन, शक्ति वगैरह वगैरह। तो ज्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। आप भी कॉपी पेन हाथ में ले लीजिए। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो एक चीज को समझ लो कि मुख्यमंत्री होता कौन है। देखो राज्य स्तर पर कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद बनाया जाता है, उसका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। कहने का मतलब यह है कि एक राज्य में कई तरीके के विकास से जुड़े हुए कार्य होते हैं, जैसे कि शिक्षा हो गया, व्यापार हो गया, तो उन सब से रिलेटेड मंत्री बनाए जाते हैं और उन सब मंत्रियों का एक मंत्री परिषद होता है। उनका जो प्रमुख होता है वो मुख्यमंत्री होता है। ठीक वैसे ही जैसे केंद्र स्तर पर एक मंत्री परिषद बनता है जिसमें कैबिनेट के मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, उन सबका जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो आप ये कह सकते हो कि राज्य सरकार इज इक्वल्स टू में मुख्यमंत्री प्लस मंत्री परिषद और केंद्र सरकार इज इक्वल्स टू में प्रधानमंत्री प्लस मंत्री परिषद। इस चीज को आपको याद रखना है। तो अब इस राज्य के मंत्री परिषद का उल्लेख हमें संविधान में कहाँ मिलता है? तो देखो इसका जवाब है अनुच्छेद 163। ये पहला इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है जिसको आपको याद रखना है। अनुच्छेद 163 के तहत किसी भी राज्य में मंत्री परिषद का गठन होता है और ठीक इसके अगले अनुच्छेद 164 के तहत मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है मंत्री परिषद के प्रमुख के रूप में। तो आप ये दो अनुच्छेद सीधे सीधे याद रख सकते हो। 163 के तहत मंत्री परिषद बनेगा और 164 के तहत मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाएगा एज ए प्रमुख। तो अब सवाल ये उठता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती कैसे है और उसे नियुक्त करता कौन है? अब देखो आर्टिकल तो आपको पता चल गया है, अनुच्छेद 164 है। तो मैं आपको बता दूं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति हमेशा राज्यपाल करता है। अब यहां पे बड़ी रुचिकर बात यह है कि मुख्यमंत्री की भी नियुक्ति होती है, निर्वाचन नहीं होता है, यानी कि मुख्यमंत्री कोई चुनाव नहीं लड़ता है। तो फिर उसकी नियुक्ति राज्यपाल कैसे करता है? अपने मन से? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। इसकी टेक्निक ये है कि जो विधानसभा होती है उस विधानसभा में जिसका बहुमत ज़्यादा हो, जिस दल का बहुमत ज़्यादा हो, मतलब जिसके एमएलएस जितने ज़्यादा जीते होंगे, उस ही दल का कोई नेता मुख्यमंत्री बनेगा। राज्यपाल उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा। यदि ऐसी कोई स्थिति आ जाए कि किसी भी दल के पास स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं है, बहुमत का मतलब 50% से ज़्यादा सीटें नहीं है किसी भी दल के पास, तो ऐसी स्थिति में जो राज्यपाल होता है वो विवेकाधिकार का इस्तेमाल कर सकता है। यानी कि राज्यपाल एक ऐसा दल देखेगा जो बहुत बड़ा हो या फिर ऐसे दल देखेगा जो आपस में गठबंधन बनाए हुए हों। इससे क्या होगा कि बहुमत अपने आप ही बढ़ेगा और उनमें से किसी एक नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा राज्यपाल। लेकिन यहां पर भी एक शर्त है मुख्यमंत्री बनने के लिए, वो ये है कि हमें पता है कि राज्य के विधानमंडल में एक तो विधानसभा होती है और एक विधान परिषद होता है। तो जो मुख्यमंत्री बनने जा रहा है जो व्यक्ति, उसका या तो विधानसभा का सदस्य होना जरूरी है या विधान परिषद का। अब आपको एक चीज पता होगी कि 6 से 7 राज्य ही ऐसे हैं इस वक्त भारत में जिनके पास विधान परिषद है और जो जितने भी बाकी के हैं उनके पास सिर्फ विधानसभा है। तो मुख्य रूप से भारत के जो अधिकतर राज्य हैं उनके जो मुख्यमंत्री हैं वो सब विधानसभा से आते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री वाली वीडियो देख के आए हो तो आप इसको लोकसभा और राज्यसभा से थोड़ा थोड़ा रिलेट करके देख सकते हो कि वहां लोकसभा और राज्यसभा थी और यहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद है। इसी के तहत एक अपवाद भी आता है कि हमें पता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन जो यूनियन टेरिटरी होती हैं, जो केंद्रीय शासित प्रदेश होते हैं, उनमें सीएम नहीं होते हैं। लेकिन दिल्ली और पुदुचेरी जो दोनों के दोनों केंद्रीय शासित प्रदेश हैं, उनमें जो सीएम है वो बैठता है। आप लोग जानते हैं कि दिल्ली के सीएम हैं और पुदुचेरी के भी सीएम हैं। तो ऐसे में वहां पे जो पावर होती है वो थोड़ी सीएम के पास होती है और थोड़ी एलजी के पास होती है। एलजी कौन होता है? लेफ्टिनेंट जनरल होता है, जो कि केंद्र की तरफ से कार्य करता है। तो आपको नियुक्ति समझ में आई कि नियुक्ति राज्यपाल करेगा। किसकी नियुक्ति करेगा? जिसके पास बहुमत ज्यादा हो या फिर जिनका दल गठबंधित हो, यानी कि वो गठबंधन करके आए हो। इसके अलावा एक
शर्त यह है कि वो विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए और दिल्ली और पुदुचेरी वाला अपवाद आपको याद रखना है। अब इसके बाद कुछ एक पॉइंट्स और आते हैं, जैसे कि शपथ या प्रतिज्ञान। मुख्यमंत्री हमेशा उस राज्य के राज्यपाल के सामने ही शपथ लेते हैं। आपको जैसे पता है कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के सामने लेते हैं, उसी तरह मुख्यमंत्री राज्यपाल के सामने लेते हैं। इसके बाद एक विषय आता है कार्यकाल की, एक मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है। तो सीधे लोगों के दिमाग में आ जाता है 5 वर्ष, लेकिन इसका सही आंसर आपको लिखना होता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के पद पर होता है मुख्यमंत्री। कहने का मतलब ये है कि मुख्यमंत्री का जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं होता है। होता यह है कि अगर मुख्यमंत्री विधानसभा के अंदर अपना कॉन्फिडेंस खो दे, मतलब उनके पास बहुमत ना हो, विश्वास मत ना हो, तो ऐसी स्थिति में राज्यपाल उन्हें बर्खास्त कर देता है। या फिर मान लो कि मुख्यमंत्री स्वयं ही आकर के त्यागपत्र दे दे, तब वो हट जाते हैं। अगर ऐसा कुछ नहीं होता है, उनके पास बहुमत बना हुआ है और ना ही वो त्यागपत्र देते हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है। तो कार्यकाल के लिए जब भी आपके सामने प्रश्न आएगा तो आपका पहला आंसर यही होगा कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत के पद पर होता है मुख्यमंत्री, यानी कि राज्यपाल पर निर्भर करता है कि उसका कार्यकाल कितना होगा। इसके बाद बात करते हैं मुख्यमंत्री के वेतन और भत्तों के बारे में। अगर आप भत्तों की देखोगे तो बहुत से अवकाश मिलते हैं, बहुत सी सुविधाएं मिलती हैं, लेकिन मुख्यमंत्री का जो वेतन होता है वो हर राज्य के लिए अलग अलग हो सकता है, क्योंकि हर राज्य का विधानमंडल ये तय करता है कि वहां के मुख्यमंत्री की सैलरी कितनी होगी, वेतन कितना होगा। किसी राज्य में बहुत ज्यादा भी हो सकता है तो किसी राज्य में बहुत कम भी हो सकता है। तो ये 3 पॉइंट है, स्पेशली पूछे जाते हैं, शपथ, कार्यकाल और वेतन और भत्ता। इनको स्पेशली आपको याद रखना है। शपथ किसके सामने? राज्यपाल के सामने। कार्यकाल कितना है? प्रसाद पर्यंत है राज्यपाल का। और जो वेतन है वो कितना है? वो विधानमंडल द्वारा तय होता है। तो ये कुछ जरूरी पॉइंट्स थे मुख्यमंत्री के बारे में। अब एक टॉपिक बचता है जो कि अनुच्छेद 167 के तहत आता है, जहां पे एक मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। तो अब मैं आपके सामने मुख्यमंत्रियों की शक्तियों का वर्णन करूंगा। देखो, मुख्यमंत्री की जो शक्तियां हैं वो अलग अलग हिस्सों में बांट दी गई है। जैसे कि राज्यपाल के संबंध में शक्तियां कुछ अलग हैं, मंत्री परिषद के लिए कुछ अलग हैं, और इसके अलावा कुछ एक अन्य शक्ति और कार्य भी दिए गए हैं एक मुख्यमंत्री को। सबसे पहले बात करें कि एक मुख्यमंत्री की राज्यपाल के संबंध में क्या शक्तियां होती हैं। तो देखो, इसकी जो पहली शक्ति होती है वो ये होती है कि राज्यपाल और मंत्री परिषद के बीच में कोई संवाद होना हो तो उनका जो प्रमुख तंत्र है वो मुख्यमंत्री है। कहने का मतलब ये है कि राज्यपाल सीधा मंत्री परिषद से बात नहीं करता है, उनके बीच में मुख्यमंत्री होता है। किसी योजना की, किसी चीज़ की जानकारी अगर उन्हें चाहिए हो, राज्यपाल को चाहिए हो, तो वो मुख्यमंत्री देता है। दूसरा ये कि हमें पता है कि राज्यपाल बहुत से बड़े बड़े अधिकारियों की जो है नियुक्ति करता है, जैसे महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य और निर्वाचन आयुक्त आदि बहुत से लोगों की नियुक्ति करता है राज्यपाल। लेकिन वो किसकी सिफारिश पे करता है? मुख्यमंत्री की सिफारिश पे करता है। तो आप ये कह सकते हो कि नियुक्ति तो राज्यपाल करते हैं, लेकिन किसके कहने पे कौन नियुक्त होगा ये मुख्यमंत्री तय करता है। अब बात करते हैं कि मंत्री परिषद के संदर्भ में एक मुख्यमंत्री की क्या क्या शक्तियां हो। देखो, पहली शक्ति तो ये है कि अभी मैंने कहा कि कुछ अधिकारी जैसे कि महाधिवक्ता, लोक सेवा आयोग के सदस्य, इनकी नियुक्ति तो होती है राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सिफारिश पर, लेकिन मंत्री परिषद में जो मंत्री होते हैं उनकी नियुक्ति भी मुख्यमंत्री की सिफारिश पर ही की जाती है। इसके अलावा वो अलग अलग मंत्रियों में अलग अलग विभाग बांट भी सकता है और बीच में उनमें फेरबदल भी कर सकता है। अगर किसी मंत्री से बहस हो जाए, वाद विवाद हो जाए, तो वो उस मंत्री से त्यागपत्र भी मांग सकता है और राज्यपाल को कहकर उसे बर्खास्त भी करवा सकता है। कहने का मतलब है कि वो सिफारिश कर सकता है राज्यपाल से कि आप इसको बर्खास्त कर दीजिए। मंत्री परिषद की जो बैठकें होती है उनकी अध्यक्षता या फिर उनके फैसलों को प्रभावित करने का कार्य भी मुख्यमंत्री करता है। मान लो कि कोई बैठक हुई है, उसमें कोई फैसला होना है, तो उसको प्रभावित कर सकता है मुख्यमंत्री। और इसके अलावा वह सभी मंत्रियों के क्रियाकलापों में सहयोग करता है, मतलब उनके कामों में सहयोग करता है, उनका नियंत्रण करता है, उनको निर्देश देता है और उनका मार्गदर्शन करता है। तो आप ये समझ लो कि वो मंत्री परिषद का सर्वे सर्वा है। इसके अलावा एक मुख्यमंत्री को कुछ और अन्य शक्तियां एवं कार्य भी प्राप्त होते हैं, जिसमें से एक है कि वो राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष होता है। आपको पता होगा कि नीति आयोग जो पूरे देश के लिए योजनाएं बनाता है, उनका हेड कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसी तरीके से राज्य में भी कुछ ऐसे आयोग होते हैं जो राज्य के लिए योजना बनाते हैं, तो उनका हेड कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है।
इसी में दूसरी शक्ति ये है कि वह राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। मतलब जैसे केंद्र सरकार के लिए प्रधानमंत्री बोलता है, वो उनका प्रवक्ता होता है, वैसे ही राज्य सरकार के लिए मुख्यमंत्री होता है। इसके अलावा राज्य का नेता होने के नाते वो विभिन्न वर्गों से मिलता है, उनकी समस्याओं को सुनता है, उनका ज्ञापन लेता है और उनकी समस्याओं को सॉल्व भी करता है। और फाइनली वो अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद, जिनका दोनों का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है, उसका एक सदस्य होता है। मतलब आप ये समझ लो कि देश में जितने भी राज्य हैं, जितने भी मुख्यमंत्री हैं, वो सब अंतर्राज्यीय परिषद और राष्ट्रीय विकास परिषद के सदस्य हैं और उनका जो हेड है वो कौन है? प्रधानमंत्री है। तो दोस्तों, ये है मुख्यमंत्री से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जिनसे प्रश्न बनते हैं। मैंने आपको 3 अनुच्छेद बताए, 163, 164, 167। ये पहले आपको याद रखने हैं। इसकी शक्तियां आपको याद रखनी है, कार्यकाल, शपथ और वेतन आपको याद रखना है। इन्हीं से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ विधानमंडल के बारे में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पे सरकार बनती है। अगर आप केंद्र के स्तर पे बात करते हैं तो केंद्र पे एक संसद होती है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका होती है। और उस विधायिका के भी 3 हिस्से होते हैं, राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। जिसमें राज्यसभा जो होता है वो उच्च सदन होता है और लोकसभा निम्न सदन होती है। इसी तरीके से केंद्र के स्तर पे भी जो सरकार बनती है उसमें भी एक कार्यपालिका होती है, एक विधायिका होती है और एक न्यायपालिका होती है। तो उस विधायिका के भी 3 हिस्से होते हैं। एक होता है राज्यपाल, एक होता है विधान परिषद और एक होता है विधानसभा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ विधान परिषद के बारे में और विधानमंडल के बारे में, क्योंकि आपको पता ही है कि मैं आपको संसद के बारे में सब कुछ पढ़ा चुका हूँ, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा चुका हूँ और राज्यपाल के बारे में भी पढ़ा चुका हूँ। तो आज मैं स्पेशली आपको विधानमंडल के बारे में बताऊंगा और विधान परिषद के बारे में बताऊंगा। देखो, क्या है कि इसको समझने के लिए आपको ये समझना ज़रूरी है कि विधानमंडल एक तरीके की संसद ही है, लेकिन राज्य के लेवल पे। अगर आप बात कर रहे हो विधान परिषद की, तो विधान परिषद को आप बराबर मान सकते हो राज्यसभा के। मतलब ये एक तरीके का उच्च सदन होता है। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि इस विधानमंडल को, इस विधान परिषद को और विधानसभा को कहाँ जगह दी गई है संविधान के अंदर। तो आप लिखेंगे संविधान का भाग 6 और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक। मतलब संविधान के 6ठे भाग में अनुच्छेद 168 से 212वें अनुच्छेद तक इसी का जिक्र किया गया है। इसमें भी 3 अनुच्छेद बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रख सकते हो क्रम से। सबसे पहले विधानमंडल का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 168 के तहत किया गया है। विधान परिषद का किया गया है अनुच्छेद 169 के तहत, जहाँ पे विधान परिषद के गठन की बात की गई है, उसके निर्माण की बात की गई है। और विधानसभा का जो जिक्र किया गया है वो अनुच्छेद 170 के अंदर किया गया है। तो 168, 169, 170 आप लोग लाइन से याद रख सकते हो इस चीज़ को। सबसे ऊपर विधानमंडल आता है, फिर विधान परिषद जो कि उच्च सदन है, उसके बाद विधानसभा जिसको आप निम्न सदन कह सकते हो एक राज्य के लिए। अब चूंकि यहाँ पे हम विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो एक बात या तो आपने सुनी होगी या नहीं सुनी होगी, तो मैं आपको बता देता हूँ कि विधान परिषद एक ऐसा सदन है जो कि अनिवार्य सदन नहीं है। मतलब ज़रूरी नहीं है कि यह हर राज्य के पास हो। अगर आप आज की बात करोगे तो आज की तारीख में सिर्फ 6 ही राज्य हैं जिनके पास अपना अपना विधान परिषद है। इसका मतलब ये है कि कोई भी राज्य विधान परिषद को लगा भी सकता है, मतलब उसकी ये व्यवस्था कर भी सकता है और उसे हटा भी सकता है। मतलब ज़रूरत ना पड़ने पर उसको हटाया भी जा सकता है। तो विधान परिषद के गठन या फिर उसके समाप्ति की, मतलब उसको लगाने की या हटाने की कोई प्रक्रिया भी तो होगी। तो देखो उसकी प्रक्रिया है। प्रक्रिया ये है कि जिस भी राज्य में विधान परिषद लानी हो, उस राज्य की विधानसभा में जितने भी सदस्य हैं उसमें से 2/3 सदस्य मिलके एक प्रस्ताव पारित करेंगे कि भाई विधान परिषद लानी है या फिर उसको हटाना है। तो उस प्रस्ताव को फिर संसद में भेजा जाएगा। संसद में राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा तीनों मिलकर जब उसको अनुमति दे देंगे, उस प्रस्ताव को पारित कर देंगे, तो जाके विधान परिषद का या तो गठन होगा या फिर उसकी वहां से समाप्ति हो जाएगी, उस राज्य से वो खत्म हो जाएगा। तो ये एक लंबी प्रक्रिया बनती है किसी भी राज्य के अंदर विधान परिषद लाने की या उसको हटाने की। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको और बता दूं कि जैसा मैंने आपको बोला कि विधान परिषद राज्यसभा के बराबर है, मतलब एक तरीके से उच्च सदन है, तो ये एक स्थायी सदन होगा। मतलब इसके अंदर क्या होगा कि जो सदस्य हैं वो आते जाते रहते हैं। मतलब हर 2 साल के अंदर कुछ सदस्य जो है वो रिटायर हो जाते हैं, 1/3 सदस्य, और फिर नए भी आ जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो आपका परिषद है, ये जो आपकी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होगा। हाँ, विधानसभा जरूर भंग होती है
क्योंकि उसके अंदर चुनाव होते हैं विधानसभा के, आपको पता है एमएलए चुन के आते हैं, तो हर 5 साल में विधानसभा भंग हो जाती है। तो आप ये कह सकते हो कि विधान परिषद एक स्थायी सदन है और विधानसभा एक अस्थायी सदन है। अब बात कर लेते हैं विधान परिषद की संरचना के बारे में। जब हम लोगों ने विधान परिषद की बात कर ली है तो उसकी कोई संरचना भी होगी। तो देखो, विधान परिषद की संरचना को बताया गया है अनुच्छेद 171 के तहत। वहाँ पे उसके अधिकतम सदस्यों की संख्या बताई गई है और न्यूनतम सदस्यों की संख्या भी बताई गई है। बात करोगे अधिकतम सदस्यों की, तो देखो, अगर किसी राज्य में विधान परिषद है तो उस राज्य की जो विधानसभा होगी, उसके जो कुल सदस्य होंगे, उसका 1/3 हिस्सा जो होगा ना, उससे कम ही होगी हमेशा सदस्यों की संख्या। जैसे कि मान लो कि कोई राज्य है जिसके अंदर 400 सीटें हैं विधानसभा की, एमएलएस की, तो 400 सीटों का अगर आप 1/3 निकालोगे तो 130 के आसपास निकलेगा, 130 133 के आसपास। तो उस राज्य की जो विधान परिषद होगी उसमें 130 या 133 से कम सदस्य ही रहेंगे। मान लो 120 हो या 100 हो या फिर 80 60 75 कुछ भी हो सकता है। तो अधिकतम सदस्यों की संख्या आपको याद रखनी है कि टोटल विधानसभा के सदस्यों का 1/3 या फिर उससे कम। और इसके अलावा जो न्यूनतम सदस्य हैं जो किसी विधान परिषद में हो सकते हैं वो है 40, मतलब 40 सदस्य कम से कम होने चाहिए। हालांकि कुछ एक अपवाद बनते हैं कभी कभी, वो इसलिए बनते हैं क्योंकि मान लो कोई राज्य है, उसकी जनसंख्या बहुत ही कम है, तो वहाँ से एमएलएज भी कम आते हैं। एमएलएज कम आते हैं तो कभी कभी उनके विधान परिषद में बहुत कम हो जाती है संख्या, 40 से भी कम हो जाती है। जैसे पहले जम्मू कश्मीर की कम थी, 36 के आसपास थी। तो ऐसे अपवाद कभी कभी बन जाते हैं। तो आपको अधिकतम सदस्यों की संख्या याद रखनी है और न्यूनतम की याद रखनी है। अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस वक्त देश में कितने राज्यों में विधान परिषद है और उसमें कितने सदस्य हैं, आप चिंता मत कीजिए। इसके बाद हम बात करते हैं सदस्यों के चयन की, कि अब अगर मैंने कहा कि यहाँ पर न्यूनतम कितने हो सकते हैं, अधिकतम कितने हो सकते हैं सदस्य, तो इनका कोई चयन करने का तरीका भी होगा। कौन ये तय करता है कि कौन से सदस्य जाके विधान परिषद में बैठेंगे और कौन से नहीं बैठेंगे? तो देखो, सदस्यों को चयन करने के 5 तरीके होते हैं मेनली। देखो, विधान परिषद में जितने भी सदस्य होंगे उसका 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। अब आप सोचोगे कि मैंने नंबर क्या लिख दिए हैं, तो देखो ध्यान से समझो। किसी विधान परिषद में मान लो 60 लोग हैं, ठीक है, 60 सदस्य बैठ सकते हैं। तो उस 60 में से 1/3 सदस्य जो होंगे वो कौन तय करेगा? नगर पालिका, जिला बोर्ड या फिर पंचायती राज। देखो, इसमें होता यह है कि कुछ नगर पालिका के लोग होते हैं, कुछ जिला बोर्ड के लोग होते हैं, कुछ पंचायत के बोर्ड होते हैं। तो इन्हें ये अधिकार है कि इन 60 में से 1/3 सदस्य वो भेज सकते हैं। पहली चीज़ तो ये हो जाती है। दूसरी चीज़ ये है कि दूसरा 1/3 भाग जो है वो विधानसभा के सदस्य चुन के भेजते हैं। अब देखो, इसमें थोड़ी सी राजनीति है। होता क्या है कि बहुत सारे लोग एमएलए का चुनाव लड़ते हैं, आपको पता है। एक मान लो पार्टी जीत गई, उस पार्टी के कुछ सदस्य हार भी जाते हैं। तो वो पार्टी क्या करती है, जीतने वाली पार्टी, वो अपने लोगों को, जो लोग हार गए हैं, उनको विधानसभा में तो नहीं बैठा सकते, उनको विधान परिषद में बैठा देते हैं वो। तो मतलब 1/3 सदस्य वो भी भेजते हैं ताकि हमारे लोग वहां पे बैठ सके। अच्छा, इसके अलावा जो 1/6 सदस्य हैं वो राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आपको पता है कि जैसे केंद्र के लेवल पे राष्ट्रपति कुछ सदस्यों को चुन के राज्यसभा में बैठाता है, वैसे ही यहाँ पे राज्यपाल भी बैठाता है। अब ये जो लोग राज्यपाल चुनता है वो शिक्षा से हो सकते हैं, समाज सेवा से हो सकते हैं, विज्ञान से हो सकते हैं, कला से हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो 1/12 सदस्य हैं उन्हें कौन चुनता है? स्टूडेंट्स चुनते हैं। जो आपको पता है कि सरकारी कॉलेजों से जो बच्चे स्नातक कर लेते हैं, मतलब ग्रेजुएशन कर लेते हैं, और उनको जब ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल पूरे हो जाते हैं, तब वो बच्चों को एक अधिकार होता है कि वो भी इन विधान परिषद के सदस्यों को चुन सके, उन्हें वोट दे सके। इसके अलावा जो आखिरी 1/12 भाग है उसको कौन चुनेगा? उसको अध्यापक चुनेंगे। कौन से अध्यापक? सरकारी अध्यापक, जिनको भी 3 साल पूरे हो गए हों अध्यापक बने हुए, उनको ये अधिकार है कि वो विधान परिषद के लिए सदस्य चुन सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1/3 नगर पालिका और पंचायत बोर्ड या फिर जिला बोर्ड से आते हैं। इसके अलावा 1/3 विधानसभा के सदस्य होते हैं, मतलब वो चुनते हैं। इसके अलावा 1/6 जो है वो राज्यपाल, 1/12 स्नातक स्टूडेंट जो होते हैं, ग्रेजुएट स्टूडेंट, और 1/12 कौन चुनते हैं? सरकारी अध्यापक चुनते हैं। तो इस तरह आपके विधान परिषद के सभी सदस्यों का चयन अलग अलग तरीके से होता है और अलग अलग उद्देश्य के लिए होता है। आप एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ पे कई फील्ड्स के लोग होते हैं, कई क्षेत्रों के लोग होते हैं,
तो एक तरीके से ये एक विशेषज्ञों की कमेटी बन जाती है। तो अब अगला सवाल उठेगा कि इन विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है। तो इनका कार्यकाल भी बराबर होता है, 6 वर्षीय होता है। जैसा कि आपको पता है राज्यसभा के सदस्यों का 6 वर्ष होता है, तो इनका भी 6 वर्ष होता है। इसके बाद एक और सवाल उठता है कि हमने सदस्य तो चुन लिए, तो इनकी कोई योग्यता भी तो होगी। तो देखो, इनकी योग्यता काफ़ी आसान है, कोई भी पूरी कर सकता है। देखो, सबसे पहली योग्यता वही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, मतलब उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। दूसरा ये है कि उसकी जो आयु है वो 30 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। तीसरा ये है कि उसकी हेल्थ बिल्कुल सही होनी चाहिए, यानी कि वो मानसिक रूप से बीमार नहीं होना चाहिए। और चौथा ये कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, यानी कि ऐसा नहीं हो कि उसकी संपत्ति किन्हीं वजहों से बिल्कुल ही खत्म हो गई हो, मतलब वो पूरी तरह दिवालिया हो गया हो। इसके बाद आपके लिए एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि विधान परिषद के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखो, अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कई फील्ड्स के विशेषज्ञ होते हैं। तो एक तरीके से ये सरकार के लिए विशेषज्ञों के रूप में कार्य करती है और सरकार को सलाह देती है। मतलब राज्य सरकार को अगर कोई निर्णय करने में दिक्कत आ रही हो तो इसके सदस्य अपने अपने हिसाब से सलाह देते हैं राज्य सरकार को, ताकि राज्य सरकार फैसला ले पाए। इसके अलावा अगर विधानसभा में कोई साधारण विधेयक आता है तो उस साधारण विधेयक को ये जो विधान परिषद है ये 3 महीने के अंदर अंदर पास करती है, अगर वो करना चाहे तो। और मान लो नहीं करे और वापस लौटा दे, तब क्या होगा कि तब विधानसभा अगर मान लो उसको वापस भेजती है विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद 1 महीने के अंदर उसको पास करती ही करती है। इसके अलावा अगर धन विधेयक का मामला हो, चूंकि आपको पता है कि राज्य सरकार भी बजट निकालती है, अपने हिसाब से बजट बनाती है, तो वो धन विधेयक वो भी निकालती है। तो इस मामले में विधान परिषद को सिर्फ 14 दिन का वक्त मिलता है, महीने नहीं मिलते हैं, सिर्फ 14 दिन मिलते हैं, जिसके अंदर उसे पास करके निकालना होता है। तो ये वो मुख्य मुख्य कार्य है जो कि कोई भी विधान परिषद अपने राज्य सरकार के लिए करती है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन से राज्य हैं जिनके पास फिलहाल वर्तमान में विधान परिषद है और उनमें कितने सदस्य हैं। तो देखो, 6 राज्य हैं। आप लोग नाम से आप लोग जोड़ा बना के याद कर सकते हो। यूपी, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक। यूपी बिहार याद रखना आसान है, आंध्र प्रदेश तेलंगाना एक दूसरे के साथ ही हैं तो याद करना आसान है, और महाराष्ट्र कर्नाटक अपने आप में पड़ोसी है तो इनको याद करना भी आसान है। यूपी के जो विधान परिषद है उसमें 100 मेंबर हैं, बिहार वाले में 75 हैं, आंध्र प्रदेश में 50 हैं, तेलंगाना में 40 हैं, और आपका महाराष्ट्र में 78 हैं और कर्नाटका में 75 हैं। आप ये देखोगे कि बिहार की विधान परिषद और कर्नाटका की विधान परिषद के सदस्य बराबर हैं। तो पूछा जा सकता है कि वो कौन सी 2 विधान परिषदें हैं या फिर कौन से 2 राज्यों की विधान परिषदें हैं जिनके सदस्य बराबर हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। तो दोस्तों, ये हो जाता है विधान परिषद, जो कि विधानमंडल का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो जाता है। अब इसके बाद मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको विधानसभा भी समझा दूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको विधानसभा के बारे में बताऊंगा, जो कि किसी भी राज्य में राज्य सरकार का एक मुख्य हिस्सा होती है। या एक तरीके से यूं कह लो कि विधानसभा ही राज्य सरकार होती है। वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको विधानमंडल के बारे में बताया था, और ये बताया था कि राज्य के स्तर पर विधानमंडल के 3 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं। एक होता है राज्यपाल, एक होती है विधान परिषद और एक होती है विधानसभा। अब ये तीनों मिलके वही काम करती हैं जो कि केंद्र के लेवल पे संसद करती है, राष्ट्रपति करता है, राज्यसभा करती है और लोकसभा करती है। तो यहाँ पे हम लोगों ने राज्यपाल और विधान परिषद के बारे में तो पढ़ लिया था। हमने ये देखा था कि विधान परिषद का गठन कैसे होता है, उसकी समाप्ति कैसे होती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके सदस्यों का चयन कैसे होता है, उनका कार्यकाल कैसे होता है, उनकी योग्यता क्या होती है, ये सारी चीज़ें मैं आपको उसमें बता चुका हूँ। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि विधानसभा किस तरीके से काम करती है, उसकी संरचना क्या होती है, उसके सदस्य कैसे चुन के आते हैं, या फिर उसके सदस्यों की योग्यता क्या होती है। ये सारी चीजें मैं आपको आज बताऊंगा। तो आपको करना ये है कि आप साथ के साथ नोट्स बनाते हुए चलिएगा। 1 वर्ड के अंदर भी बनाते हैं तो अच्छी बात है, जिससे आपको चीजें याद हो जाएंगी। और इससे पहले अगर आपने राज्यपाल और विधान परिषद की वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज जाके जरूर देख लीजिए। तो ज्यादा देर न करते हुए शुरू करते हैं। तो देखो, बात अगर विधानसभा की हो रही है तो सबसे पहले हमें बात करनी पड़ेगी अनुच्छेद की, कि कौन से अनुच्छेद में इसकी बात हो रही है। तो विधानसभा के बारे में अनुच्छेद 170 के अंदर बताया गया है। मैं आपको बता दूं कि विधानसभा किसी भी राज्य का एक निम्न सदन कहलाता है, या अनिवार्य सदन कहलाता है, या अस्थायी सदन कहलाता है, या फिर इसको जनता का सदन भी कहा जाता है। वो क्यों? देखो, हमें पता है कि जो उच्च सदन होता है विधानमंडल के अंदर उसे तो विधान परिषद कहते हैं, एक तरीके की राज्यसभा है वो। तो ये जो विधानसभा है एक तरीके से लोकसभा आप कह सकते हो उसको, इसलिए इसको निम्न सदन कहा जाता है। दूसरी चीज ये है कि ये अनिवार्य सदन इसीलिए है क्योंकि इसमें बैठा होता है एक मंत्री परिषद या फिर राज्य मंत्री परिषद, जो कि जनता द्वारा चुन के आता है और जिसको जनता के लिए काम करना पड़ता है।
तो ये एक अनिवार्य सदस्य है। ऐसा नहीं है कि विधान परिषद की तरह हो या नहीं हो, क्या फ़र्क पड़ता है, इसके अंदर ज़रूरी है ये। और अस्थायी इसीलिए होता है क्योंकि हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं, तो विधानसभा हर 5 साल के अंदर भंग हो जाती है, तो ये अस्थायी सदन कहलाती। तो ये नाम आपको क्लियर हो गए, निम्न सदन, अनिवार्य सदन, अस्थायी सदन या फिर जनता का सदन, या फिर एक तरीके से लोकप्रिय सदन भी जिसको आप कह सकते हो, क्योंकि लोगों के द्वारा चुने हुए लोग यहाँ पे बैठते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं विधानसभा की संरचना के बारे में। तो देखो, विधानसभा के अंदर जो सीटें होती हैं वो उस राज्य की जनसंख्या के आधार पर तय की जाती हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे देश में इस वक्त 28 राज्य हैं और 8 केंद्रीय शासित प्रदेश हैं। तो 28 राज्यों के अंदर 28 विधानसभाएं होंगी, लेकिन 28 राज्यों की जनसंख्या एक समान थोड़ी हो सकती है, वो तो अलग अलग है। तो उस जनसंख्या के आधार पर हमेशा विधानसभा की सीटें तय की जाती हैं। अगर जनसंख्या ज़्यादा तो सीटें ज़्यादा, और जनसंख्या कम तो सीटें कम। अब इसमें एक चीज़ नोट करने वाली ये है कि ये जो जनसंख्या की बात हो रही है, जनगणना की बात हो रही है, ये कौन सी जनगणना की बात हो रही है? 1971 की। मतलब 1971 में एक जनगणना हुई थी, उस हिसाब से कुछ एक आंकड़े सामने आए थे हर राज्य के, तो उस हिसाब से सीटें तय की गई थी। फिर उसको कर दिया गया था फिक्स, यानी कि 2026 तक के लिए फिक्स कर दिया गया था कि उस टाइम की जो सीटें थी विधानसभा की वो अब 2026 तक नहीं बदलेंगी। हालांकि ये फैसला पहले 2000 तक के लिए हुआ था, मतलब सन 2000 तक के लिए, उसके बाद इसको बढ़ा करके 2026 कर दिया गया था। अब इसके बाद तो दोबारा नई जनगणना होगी और उस हिसाब से सीटों को बढ़ाया जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि इतने समय में जनसंख्या बढ़ गई है तो सीटें भी बढ़ानी पड़ेंगी। अब चूंकि मैंने संरचना की बात की है तो इसके अंदर अधिकतम सदस्य भी होंगे और न्यूनतम सदस्य भी होंगे। तो याद रखिए कि किसी भी विधानसभा में अधिकतम सदस्य जो हो सकते हैं वो 500 हो सकते हैं, मतलब 500 सीटें उसके अंदर हो सकती हैं। और जो न्यूनतम सदस्य हैं वो 60 हो सकते हैं। अब जैसे कि यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा जनसंख्या है, तो वहाँ पे सीटें भी सबसे ज़्यादा हैं, 403 विधानसभा सीटें हैं वहाँ पे। लेकिन अगर आप बात करते हो न्यूनतम सीटों की, तो आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि कुछ एक अपवाद भी हैं, जहाँ मतलब कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनकी जनसंख्या काफ़ी कम है। जैसे कि गोवा है, गोवा के अंदर 40 विधानसभा सीटें हैं। अब उसके अंदर उतनी ही ज़रूरत है तो उस हिसाब से सीटें रखी गई हैं। मिज़ोरम के अंदर भी 40 हैं और सिक्किम के अंदर तो सिर्फ 32 है। तो ये अपवाद स्पेशली पूछ लिए जाते हैं कि ऐसे कौन से राज्य हैं जिनके अंदर न्यूनतम विधानसभा सीटों से भी कम सीटें हैं। तो आपको गोवा, मिजोरम और सिक्किम, ये 3 चीज़ें याद रखनी है। इसके अलावा केंद्रीय शासित प्रदेशों के पास भी विधानसभा होती है, मतलब कुछ एक हैं जैसे कि दिल्ली और पुदुचेरी। ये 2 ऐसे आपके प्रदेश हैं, मतलब केंद्रीय शासित प्रदेश हैं जिनके पास अपनी विधानसभाएं हैं। तो दिल्ली के अंदर कितनी विधानसभा सीटें हैं? 70 हैं। और पुदुचेरी में 30 हैं। तो पुदुचेरी भी अपने आप में एक उदाहरण है जिसके पास न्यूनतम से कम है, मतलब न्यूनतम विधानसभा सीटों से भी कम सीटें हैं। इसके बाद पूछा जाएगा कि इसमें बैठने वाले सदस्यों का निर्वाचन कैसे होता है, चुनाव कैसे होता है। तो इसमें आपको 2 चीज़ें याद रखनी है, मतलब 2 शब्द याद रखने हैं। पहला तो ये है कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा चुनाव होता है, मतलब जनता खुद आकर के चुनती है। और दूसरा ये है कि वयस्क मताधिकार होता है, यानी कि 18 साल से ऊपर के सभी लोग वोट करते हैं। 18 से नीचे का कोई नहीं करता है, सिर्फ वयस्कों को ये अधिकार है जो जाकर के मत कर सकते हैं, मतलब वोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 प्रमुख बिंदु हो जाते हैं। एक संरचना जिसके अंदर अधिकतम सदस्य 500 हैं, न्यूनतम सदस्य 60 हैं। यूपी के अंदर सर्वाधिक 403 सीटें हैं। अपवादों में आपको याद रखना है गोवा, मिजोरम, सिक्किम और पुदुचेरी भी रख लो तो अच्छी बात है। लेकिन पुदुचेरी को अगर आप केंद्रीय शासित प्रदेशों से याद रखोगे तो बहुत बेहतर होगा। गोवा में कितनी है? 40, मिजोरम में भी 40, इसके अलावा दिल्ली में 70 और पुदुचेरी में 30। चुनाव कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा होता है और वयस्क मताधिकार होता है। अब इसके बाद बात करते हैं कि क्या विधानसभा में भी आरक्षण होता है, मतलब विधानसभा में जो सीटें होती हैं उसमें आरक्षण किस हिसाब से दिया गया है। तो देखो, यहाँ पे आपको 2 अनुच्छेद आपको याद रखने हैं मेनली। एक है अनुच्छेद 332 और एक है 333। अनुच्छेद 332 के तहत एससी और एसटी को जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। मतलब अगर कोई राज्य है जिसके अंदर एससी और एसटी की जो संख्या है वो ज़्यादा है तो उनको विधानसभा में उस हिसाब से आरक्षण मिलेगा, मतलब ज़्यादा आरक्षण मिलेगा। और अगर किसी राज्य में कम है तो कम आरक्षण मिलेगा। वहीं जो अनुच्छेद 333 है वो ये कहता है कि विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य होगा, मतलब उसको भी आरक्षण दिया जाएगा। और जिसे कौन चुनेगा? राज्यपाल चुनेगा। आपको मैंने लोकसभा वाली वीडियो के अंदर भी बताया था कि वहाँ पे जो राष्ट्रपति होता है वो कम से कम 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को आरक्षण मिलता है, वहाँ पे वो उन्हें चुनता है ताकि उन्हें भी जगह दी जाती है। इसी तरीके से हर एक विधानसभा के अंदर
एक एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता है जिसे राज्यपाल चुनता है। अब बात करते हैं विधानसभा के सदस्यों के कार्यकाल की। तो देखो, वैसे तो 5 वर्ष का कार्यकाल होता है, आपको पता है 5 वर्ष में सरकार बदलती है, चुनाव होते हैं, लेकिन दो ऐसी स्थितियां भी बनती है जिनके तहत विधानसभा 5 साल पूरा होने से पहले ही भंग हो जाती है। मतलब जो मंत्रिपरिषद बैठा होता है, जो चुन के आया होता है, जो सरकार बनी होती है, वो गिर जाती है एक तरीके से। वो दो कौन सी ऐसी स्थितियां हैं? पहली तो है राष्ट्रपति शासन की, यानी कि अनुच्छेद 356 की। अगर मान लो कि किसी तरीके का खतरा है या किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम चल रही है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है, तो उसके तहत विघटन हो जाता है विधानसभा का। और उसके अलावा अगर मान लो कि कुछ सरकार बैठी है, उसके लिए अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो ऐसे में बहुमत उन्हें नहीं मिलता और वो विघटित हो जाती है, मतलब सरकार घुल जाती है, गिर जाती है। तो दोनों ही स्थितियों में 5 साल से पहले इन सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो जाता है। ठीक है। इसके बाद आती है कि अगर हमने सदस्यों की बात ही कर रहे हैं तो क्या सदस्यों की कुछ योग्यता होनी चाहिए? तो बिल्कुल होनी चाहिए। 4 विशेष योग्यताएं हैं, अगर वो उसे पूरी कर लेता है तो कहीं ना कहीं उसका काम आसान हो जाता है। पहली योग्यता यह है कि वो उसके पास भारत की नागरिकता होनी चाहिए। याद रखिए कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो भारत में पैदा नहीं हुए हैं लेकिन भारत में आके रहने लगे और उन्हें भारत की नागरिकता मिल गई है। तो भारत की नागरिकता जिसके पास है वो चुनाव लड़ सकता है। दूसरा ये है कि उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, मतलब वो 25 वर्ष की आयु पार कर चुका होना चाहिए। तीसरा ये है कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। और चौथा ये है कि वो दिवालिया नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं हो कि वो सरकार का थोड़ा पैसा दबा करके बैठा है, तो ऐसी स्थिति में वो चुनाव नहीं लड़ सकता है। तो 4 ये योग्यताएं होती हैं जिसे उसे पूरा करना होता है। इसके बाद पूछा जाता है कि इनके अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होते हैं, मतलब विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष कौन होता है। तो देखो, मैं इसको एक चार्ट के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूं जिससे आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाएगी। एक तरफ केंद्र सरकार को रखते हैं, एक तरफ राज्य सरकार को। केंद्र सरकार में राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। राज्य सरकार में विधान परिषद होती है, विधानसभा होती है। राज्यसभा में अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष होता है, या फिर सभापति या उपसभापति जिसको हम लोग कहते हैं। लोकसभा में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। विधान परिषद में अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है और विधानसभा में भी अध्यक्ष उपाध्यक्ष होता है। अब ज़रा ध्यान से समझना। पहले बात करें राज्य की, तो विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष विधानसभा में से ही चुना जाता है, मतलब उन्हीं सदस्यों में से कोई एक अध्यक्ष बन जाता है और कोई एक उपाध्यक्ष बन जाता है। विधान परिषद में भी यही होता है कि विधान परिषद से अध्यक्ष चुना जाएगा और उपाध्यक्ष भी वहीं से चुना जाएगा। लोकसभा में भी वही होता है, मतलब अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सारे के सारे लोकसभा से आते हैं। लेकिन राज्यसभा एक इकलौता ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष बाहर से आता है और उपाध्यक्ष कहाँ से आता है? राज्यसभा में से ही आता है। ये जो अध्यक्ष होता है, जिसको आप सभापति भी कहते हो, ये कौन होता है? मैं आपको बता चुका हूँ, उपराष्ट्रपति होता है। मतलब देश का जो उपराष्ट्रपति होता है उसे ही राज्यसभा का सभापति बनाया जाता है। उपराष्ट्रपति का काम क्या होता है? राष्ट्रपति की गैर हाजिरी में काम करना राष्ट्रपति का। लेकिन अगर मान लो राष्ट्रपति मौजूद है तो उपराष्ट्रपति करेगा क्या? उसको तनख्वाह किस बात की दी जाएगी? उसे तनख्वाह मिलती है राज्यसभा का सभापति बनने की। ठीक है, तो ये चार्ट से आप इजीली याद रख सकते हो कि कई बार कन्फ्यूजन होता है कि विधानसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष कहाँ से आता है, विधान परिषद का कहाँ से आता है, लोकसभा का कहाँ से आता है और राज्यसभा का कहाँ से आता है। तो आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि सिर्फ एक राज्यसभा ऐसा सदन है जिसका अध्यक्ष जो है वो बाहर से आता है। इसके बाद जो आखिरी प्रश्न बनेगा वो ये कि विधानसभा के कार्य एवं शक्तियों के बारे में बताइए, जो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, जो कि बहुत आसान है आपको याद रखना। सबसे पहली चीज़, चूंकि ये विधायिका होती है तो इनका काम होता है कानून बनाना या फिर विधेयक पारित करना। अब विधेयक का मतलब ये होता है कि बिल पास किया तो कोई कानून ही आया है, तो विधेयक को पारित करना इनका सबसे पहला काम होता है। दूसरा ये होता है कि विधानसभा में बैठता है मंत्रिपरिषद। कौन सा मंत्रिपरिषद? राज्य मंत्रिपरिषद। ये पूरा राज्य मंत्रिपरिषद विधानसभा के लोगों के लिए उत्तरदायी होता है। मतलब अगर कोई भी काम सरकार कर रही है तो उसका जो मंत्रिपरिषद है सरकार का, वही जाकर के विधानसभा में जवाब देगा ना। लोकसभा में भी ऐसा ही होता है कि जैसे आज की सरकार मोदी सरकार है तो मोदी सरकार का अपना एक मंत्रिपरिषद है, तो कोई भी कार्य होता है तो मंत्रिपरिषद कहाँ जाके उत्तर देता है? लोकसभा के अंदर ही देता है। तो ये काम राज्य की विधानसभा के अंदर भी ऐसा ही होता है। इसके अलावा आखिर में आता है राज्य का धन विधेयक। मतलब जैसे केंद्र का धन विधेयक निकलता है वैसे राज्य का भी धन विधेयक निकलता है, बजट निकलता है। तो उस धन विधेयक को सिर्फ विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है, विधान परिषद में नहीं किया जाता है। ठीक है, और उसे भी पारित करने के लिए विधान परिषद के पास सिर्फ 14 दिन होते हैं। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट विधेयकों में से एक होता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं दिया जाता है विधान परिषद को और विधानसभा ही इसके ऊपर मुख्य फैसले लेती है। तो इस तरीके से ये कुछ कार्य हो जाते हैं विधानसभा के। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको विधानमंडल, विधान परिषद और इसके बाद ये विधानसभा समझ में आई हो।
तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको राज्य मंत्री परिषद के बारे में बताऊंगा। आपको याद होगा कि इससे पहले केंद्र सरकार वाले भाग में मैं आपको केंद्रीय मंत्री परिषद के बारे में बता चुका हूं कि केंद्र के स्तर पे एक मंत्री परिषद होता है जिसका एक लीडर होता है जिसको आप प्रधानमंत्री कहते हो, और ये सारे मिलकर राष्ट्रपति की सहायता करते हैं सरकार चलाने में, देश चलाने में। उसी तरीके से एक राज्य के स्तर पर भी एक मंत्री परिषद होता है जिसके बारे में आज हम जानने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एडवाइस दूंगा कि आप ये केंद्रीय मंत्री परिषद वाली वीडियो पहले देख के आ जाइए, ताकि आपको ये वाली वीडियो समझने में बहुत आसानी हो, क्योंकि वहाँ मैंने बहुत ही डिटेल से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप वो देख लेंगे तो इसको समझना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि ये एक दूसरे के बिल्कुल कॉपी ही हैं। ठीक है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लो कि केंद्र और राज्य स्तर पर मंत्री परिषद की जगह क्या होती है। देखो, केंद्र स्तर पर संसद होती है। संसद में 3 अंग होते हैं, एक राष्ट्रपति, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। लोकसभा में बैठता है मंत्री परिषद, जो कि चुन के आता है, मतलब निर्वाचित होता है, जिन्हें लोग चुनते हैं। इन्हें आप एमपी कहते हो। इस मंत्री परिषद को आप लोग कहते हो केंद्रीय मंत्री परिषद। इसी तरीके से राज्य के स्तर पर भी एक संसदीय व्यवस्था होती है जिसे आप विधानमंडल कहते हो। इस विधानमंडल के भी 3 अंग होते हैं, एक है राज्यपाल, एक है विधान परिषद और एक है विधानसभा। अब याद रखिए, हर राज्य के पास विधान परिषद नहीं होती है। सिर्फ 6 ही राज्य हैं वर्तमान के अंदर जिनके पास विधान परिषद है। बाकी विधानसभा और राज्यपाल तो हर जगह होते हैं। इसी विधानसभा के अंदर कुछ लोग चुन के आते हैं जिसे आप राज्य का मंत्री परिषद कहते हो। इन्हें आप आम भाषा में एमएलए भी कहते हो, और इन्हीं का लीडर जो होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। तो अब यहाँ पहला इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि इस राज्य के मंत्री परिषद को संविधान में कहाँ जगह दी गई है, मतलब संविधान में इसका वर्णन कहाँ मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो इस व्यवस्था का कोई विस्तृत वर्णन आपको संविधान में नहीं मिलेगा, लेकिन 3 ऐसे अनुच्छेद हैं जिसके अंदर मंत्री परिषद के बारे में भी बताया गया है और मुख्यमंत्री के बारे में भी बताया गया है। ये बात आपको याद होगी कि जब मैंने मुख्यमंत्री पे वीडियो बनाई थी तो मैंने 3 मुख्य अनुच्छेदों का जिक्र किया था। उन्हीं 3 अनुच्छेदों को आपको यहाँ पे भी याद रखना है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर वो 3 अनुच्छेद आप याद रख लेते हो तो आप मुख्यमंत्री भी क्लियर कर जाओगे और राज्य का मंत्री परिषद भी क्लियर कर जाओगे। तो कौन से हैं वो 3 मुख्य अनुच्छेद? एक है अनुच्छेद 163, दूसरा है 164 और तीसरा है 167। सबसे पहले अनुच्छेद 163 ये कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद की व्यवस्था की जाएगी। देखिए, इस बात को समझिए कि सरकार में थोड़े बहुत ऐसे काम होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति या राज्यपाल, राष्ट्रपति केंद्र के स्तर पे और राज्यपाल राज्य के स्तर पे अपने विवेकानुसार करता है, मतलब वो अपने हिसाब से वो काम कर सकता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे काम होते हैं, बहुत सारे ऐसे विभाग होते हैं जो वो खुद नहीं संभाल सकता, और इसी के लिए मंत्री परिषद का गठन किया जाता है। तो अनुच्छेद 163 मुख्य रूप से मंत्री परिषद की ही बात करता है। इसके बाद जो अनुच्छेद 164 आता है वो ये कहता है कि मंत्री परिषद का एक मुखिया होगा जिसको हम मुख्यमंत्री कहेंगे। उस मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करेगा, और मंत्री परिषद में बाकी के मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री से पूछ के, मतलब मुख्यमंत्री की सलाह लेके, उसका परामर्श लेके वो मंत्रियों को विभाग सौंपेगा। अब इस बात को आप समझिए कि मुख्यमंत्री के हाथ में यहीं से पावर आना शुरू हो जाती है कि कौन से मंत्री को कौन सा विभाग देना है और कौन से मंत्री से कब कौन सा विभाग छीन लेना है। ये सारा ही जो सलाह, सारा जो परामर्श है वो मुख्यमंत्री ही राज्यपाल को देता है। तो अनुच्छेद 164 कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की पावर को दिखाता है कि इसके पास कितनी ताकत है। और इसके बाद अनुच्छेद 167 ये बताता है कि मुख्यमंत्री की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हर चीज की जानकारी जो है वो राज्यपाल को दे। तो कहीं ना कहीं 167 भी जो है वो आपका मुख्यमंत्री से ही जुड़ा हुआ है। बात अगर करें राज्य मंत्री परिषद की संरचना के बारे में, तो वो भी केंद्र की तरह ही होती है। इसको भी 3 मुख्य हिस्सों के अंदर बांटा जाता है। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री और तीसरा है उप मंत्री। अब इसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हो कि बीच में मुख्यमंत्री होता है, उसके आसपास कैबिनेट मंत्री होते हैं, उसके आगे होते हैं राज्य मंत्री और सबसे बाहर होते हैं उप मंत्री। तो इसका मतलब राज्य का जो भी कार्यभार होता है, जो भी सरकार चलानी होती है, उसमें कैबिनेट मंत्रियों को ही ज्यादातर भार मिलता है। देखो, कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जाम्पल के लिए अभी कोरोना वायरस की बीमारी आई थी 3 साल पहले, 4 साल पहले, तो जितने भी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री थे वो सारे कैबिनेट के मिनिस्टर थे। अब जैसे केंद्र का एक स्वास्थ्य मंत्री होता है, वैसे हर राज्य का एक स्वास्थ्य मंत्री होता है। तो राज्य के स्वास्थ्य की जो जिम्मेदारी है एक पर्टिकुलर आदमी को दी गई है, तो वो स्वास्थ्य कैबिनेट मिनिस्टर हो जाएगा। इसी तरीके से शिक्षा का भी होता है, परिवहन का भी होता है, कृषि का भी होता है। तो ये सारे मिनिस्टर कौन है? कैबिनेट मिनिस्टर हैं। मुख्य मुख्य काम इनके हाथ में दिए गए हैं। तो समझ लो सरकार चलाने का मेन काम तो यही लोग करते हैं। इसके बाद जो राज्य मंत्री होते हैं वो 2 हिस्सों में बटे होते हैं। पहले वो होते हैं जो सहायता करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स की, मतलब वो सहयोगी होते हैं, मदद करते हैं।
और दूसरे वो होते हैं जिन्हें कोई स्वतंत्र काम दे दिया जाए, अलग से कोई काम दे दिया जाए जो कैबिनेट से जुड़ा हुआ नहीं है, जो अलग काम है, तो उसे आप कहते हो स्वतंत्र प्रभारी मंत्री। ठीक है। और इसके बाद जो उप मंत्री होते हैं वो भी एक तरीके से सहयोगी होते हैं, उन्हें ज़्यादातर जो काम मिलते हैं वो प्रशासनिक काम होते हैं। ठीक है। तो मेन काम कौन करता है बीच में? कैबिनेट मिनिस्टर। उनके सहयोगी कौन होते हैं? राज्य मंत्री। और कुछ एक मंत्री फ्री भी होते हैं, मतलब स्वतंत्र काम भी करते हैं कुछ राज्य मंत्री। और जो उप मंत्री होते हैं वो प्रशासनिक कार्य देखते हैं। और इस तरीके से एक राज्य की पूरी सरकार चलती है। अगर आप केंद्रीय मंत्रिपरिषद की वीडियो देख के आए हैं तो आपको पता होगा कि सेम काम केंद्र के लेवल पे भी होता है। वहां भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, उनके सहयोगी राज्य मंत्री होते हैं, उनके सहयोगी उप मंत्री होते हैं। अब इसमें खास बात यह है कि अगर कैबिनेट मिनिस्टर्स को काम करना होता है तो वो अपनी समितियां बनाते हैं, मतलब कैबिनेट की अपनी समितियां बनती है, जिसको आप कैबिनेट समितियां कहते हो। ये दो तरीके की बनती हैं, एक स्थायी समिति होती है, एक अस्थायी समिति होती है। मतलब एक बनती है जो लंबे वक्त के लिए बनती है, और एक बहुत ही कम समय के लिए बनती है जो एक स्पेशल काम करके हट जाती है। इन लोगों का काम बेसिकली ये होता है कि आप समाधान लेके आइए समस्या का, और सुझाव भी रखिए कि आगे हम लोग इसको बेहतर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो इस तरीके से राज्य का मंत्रिपरिषद कार्य करता है। अब कुछ एक पॉइंट्स बचते हैं इस राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में कि इनका कार्यकाल कितना होता है। तो देखो, वैसे तो एक सरकार 5 साल चलती है, लेकिन अगर इनके पास बहुमत ना हो, अविश्वास प्रस्ताव आ जाए, तो ऐसे में ये हट जाती है समय से पहले। तो आप कह सकते हो कि मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री जो हैं वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। इसके बाद आता है कि मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होता है। अब देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन आती है। देखो, मुख्यमंत्री जो होता है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होता है, और मंत्रिपरिषद जो है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। आपको जैसे पता है कि केंद्र के स्तर पे क्या होता है कि जो प्रधानमंत्री और उनका मंत्रिपरिषद होता है वो कहाँ आके जवाब देता है? लोकसभा के अंदर देता है। वैसे यही चीज़ आके विधानसभा के अंदर होती है, विधान परिषद में नहीं होती है। विधान परिषद तो आपको पता है किसी राज्य में है, किसी में नहीं है। तो यहाँ पे जब उत्तरदायित्वता का प्रश्न आएगा तो आप लिखेंगे कि राज्य मंत्रिपरिषद जो होता है वो विधानसभा के लिए उत्तरदायी होता है और मुख्यमंत्री राज्यपाल के लिए। इस राज्य मंत्रिपरिषद का वेतन कितना होता है तो मैं आपको बता दूं कि वो चीज़ विधानमंडल में तय की जाती है, और ये अलग अलग राज्यों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। दिल्ली के मंत्रिपरिषद में कुछ अलग हो सकता है, और इसके अलावा राजस्थान के मंत्रिपरिषद में कुछ अलग हो सकता है। तो वेतन जो है वो विधानमंडल तय करता है। और इसके बाद आखिर में पूछा जाएगा कि इसके कार्य क्या होते हैं। तो कार्यों में आप 2 मुख्य कार्य लिख सकते हो कि एक तो विधि का यानी कि कानून का निर्माण करना, और दूसरा विकास कार्यों को आगे बढ़ाना। तो दोस्तों, ये हो जाता है राज्य मंत्रिपरिषद। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको उच्च न्यायालय के बारे में बताऊंगा, जिसे इंग्लिश में हाई कोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों, उच्च न्यायालय भारत की न्यायपालिका का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि इसके ऊपर आती है देश की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था, जिसको हम सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। और इसके नीचे आते हैं सारे अधीनस्थ न्यायालय, जैसे कि जिला अदालतें, यानी कि नीचे के स्तर पर जो न्याय करती हैं। और राज्य के स्तर पर जो सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था होती है उसी को हम उच्च न्यायालय या फिर हाई कोर्ट कहते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स की दृष्टि से एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यानी कि इसके बहुत से प्रश्न आपको एग्जाम्स में देखने को मिल जाते हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप वो प्रश्न छोड़ के आएँ, इसलिए हम ये टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, ये टॉपिक हम लोग पार्ट्स में क्लियर करेंगे। यानी कि आज मैं आपको बताऊंगा कि हाई कोर्ट होता क्या है और उसमें न्यायाधीश किस तरीके से काम करते हैं, और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक उच्च न्यायालय की क्या क्या शक्तियां हो सकती हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। अब अगर बात की जाए उच्च न्यायालयों की स्थापना की, तो देखो, यूं तो उच्च न्यायालयों की स्थापना संविधान के बनने के साथ ही शुरू हो गई, परंतु भारत में उच्च न्यायालय का इतिहास थोड़ा पुराना है, अर्थात संविधान बनने से भी पुराना। भारत में उच्च न्यायालय संस्था का गठन पहली बार 1862 में हुआ था, कलकत्ता, बंबई और मद्रास में। इसके बाद चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में इलाहाबाद में हुई, जो कि आज का प्रयागराज है। लेकिन ये सब ब्रिटिश शासन के दौरान हुआ था। हालांकि ये बात माननी होगी कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, हर प्रांत में अपना अपना न्यायालय ज़रूर बन गया। लेकिन जब भारत का संविधान आया तो भारत के संविधान ने उच्च न्यायालय की व्यवस्था को एक अलग से जगह दी। तो अब सवाल उठता है कि संविधान में उच्च न्यायालय को कहाँ जगह मिली। तो आप लिखेंगे संविधान के भाग 6 में अनुच्छेद 214 से 231 तक उच्च न्यायालय की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। लेकिन
इन सभी अनुच्छेदों में भी 3 अनुच्छेद बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जिसमें से एक था अनुच्छेद 214, एक था 216 और एक था 231। तो ये क्या थे तीनों अनुच्छेद? देखो लाइन से समझ लो। 214 अनुच्छेद में ये कहा गया कि राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। ध्यान से समझना कि ये अनुच्छेद ये कहता है कि हर राज्य के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए। दूसरा यानी कि 216 नंबर क्या कहता है कि उच्च न्यायालयों का गठन कर देना चाहिए। तो वो गठन की बात कर रहा है, वो व्यवस्था की बात कर रहा है, ये गठन की बात कर रहा है। और 231वां क्या कहता है, इसको ध्यान से समझना कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था हो सकती है। देखो तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। पहला वाला क्या कहता है कि उच्च न्यायालय की व्यवस्था होनी चाहिए, दूसरा कहता है उनका गठन होना चाहिए, और तीसरा कहता है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी एक ही उच्च न्यायालय काम कर सकता है। अब देखो ये जो अनुच्छेद नंबर 231 है, ये बेसिकली जुड़ा है 7वें संविधान संशोधन से, जो कि 1956 में हुआ था। इस संविधान संशोधन में ये कहा गया था कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था करनी पड़ सकती है। जैसे कि वर्तमान में आपको पता है कि हमारे देश में टोटल 28 राज्य हैं और 25 उच्च न्यायालय हैं। तो इसका मतलब कुछ एक ऐसे राज्य भी हैं जो उच्च न्यायालय को साझा कर रहे हैं, मतलब 2 राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। उदाहरण के लिए जो आपका पंजाब और हरियाणा है, दोनों अलग अलग राज्य हैं लेकिन फिर भी दोनों एक ही हाई कोर्ट शेयर करते हैं। तो ऐसे उच्च न्यायालय को आप साझा न्यायालय भी कह सकते हो। देखो जो साझा करते हैं उसको साझा न्यायालय भी कहा जाता है। इस सब के अलावा दिल्ली को छोड़कर जितने भी केंद्रीय शासित प्रदेश हैं यानी कि यूनियन टेरिटरीज हैं, वो किसी ना किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधीन आती है। जैसे कि पुदुचेरी जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है, वो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है। यानी कि जितने भी मुकदमे जो पुदुचेरी से जाते हैं वो सारे कहां जाके सॉल्व होते हैं? मद्रास हाई कोर्ट, मद्रास उच्च न्यायालय के अंदर। और सिर्फ दिल्ली एकमात्र केंद्रीय शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। देखिए आपको पता है कि दिल्ली के तो खुद के अपने फायदे भी बहुत सारे हैं, नुकसान भी बहुत सारे हैं, क्योंकि चाहे राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकारें हों, दिल्ली के अंदर सब इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, एक सवाल पूछा जाता है कि दिल्ली के हाई कोर्ट की यानी कि दिल्ली का जो उच्च न्यायालय है इसकी स्थापना कब हुई थी? साल 1966 में हुई थी। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद अगला पॉइंट ये आता है कि संसद के पास ये शक्ति होती है कि वो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को किसी राज्य के उच्च न्यायालय के अधिकार में लाए या फिर उसको हटा दे। कहने का मतलब ये है कि जो संसद है उसको ये पास ये ताकत होती है कि वो किसी केंद्रीय शासित प्रदेश, मान लो कि पुदुचेरी है, वो मद्रास हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, तो संसद चाहे तो उसे अधिकार से हटा भी सकती है और अधिकार में ला भी सकती है। तो इस तरीके से आप भारत के उच्च न्यायालयों की व्यवस्था को समझ सकते हैं। इसके बाद आता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीशों के बारे में हमें काफी कुछ पढ़ना है। आपको याद होगा कि सुप्रीम कोर्ट वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको सर्वोच्च न्यायालय के जितने न्यायाधीश थे उनके बारे में बताया था। अब मैं इनके बारे में आपको बताऊंगा। अगर बात करें उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश की संख्या की, तो उनकी संख्या संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है कि एक मुख्य न्यायाधीश होता है आज की तारीख में, और 33 अन्य न्यायाधीश होते हैं, मतलब टोटल 34 होते हैं न्यायाधीश उसके अंदर। लेकिन बात करोगे यहां पर, तो उच्च न्यायालयों में न्यायाधीश की जो संख्या है वो निर्धारित नहीं की गई है, वो सब राष्ट्रपति पर निर्भर करता है। यानी कि जो राष्ट्रपति होते हैं वो काम के अनुसार, जितना भी काम किसी न्यायालय के अंदर ज्यादा है उसकी आवश्यकता अनुसार उसके अंदर न्यायाधीशों को अपॉइंट करते हैं या फिर नियुक्त करते हैं। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश तो होता ही है जो भी उच्च न्यायालय है उसका, उसके अलावा बाकी सारे जो अन्य होते हैं वो काम के अनुसार होते हैं। जैसे कि किसी राज्य की जनसंख्या बहुत ज्यादा है तो वहां से मामले ज्यादा आएंगे, तो ऐसे में उस राज्य के उच्च न्यायालय में ज्यादा न्यायाधीश होने चाहिए। वहीं किसी राज्य में कम जनसंख्या है, वहां कम मामले आते हैं, तो ऐसे में वहां ज्यादा न्यायाधीशों की जरूरत ही नहीं है, तो कम न्यायाधीश हो सकते हैं। तो आपको एक बात याद रखनी है कि उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की गिनती नहीं होती है, ये सब कुछ राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है, अब इसके बाद बात आती है न्यायाधीशों की नियुक्ति की, यानी कि अपॉइंटमेंट की। अभी मैंने आपको बताया कि राष्ट्रपति के विवेक के अनुसार न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। तो आपको पहले एक चीज समझनी है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद 217 के तहत किया गया है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसे ही किसी को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश नहीं बना सकता। अगर राष्ट्रपति किसी व्यक्ति को किसी राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, ध्यान से सुनना, किसी उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं,
तो पहले तो उन्हें सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, और जिस राज्य के उच्च न्यायालय में वो मुख्य न्यायाधीश बनाना चाहते हैं, मान लो कि राजस्थान के जो हाई कोर्ट है उसके अंदर उन्हें न्यायाधीश बैठाना है, मुख्य न्यायाधीश, तो राजस्थान के राज्यपाल की, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और राजस्थान के राज्यपाल दोनों की सलाह लेनी पड़ेगी, दोनों का परामर्श लेना पड़ेगा। उसके बाद वो किसी व्यक्ति को उस राज्य का, या मान लो राजस्थान के जो उच्च न्यायालय है उसका मुख्य न्यायाधीश बना सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं कि किसकी सलाह पर राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश चुनता है। तो आपको लिखना है सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और उस राज्य का राज्यपाल, ठीक है। इसके अलावा अगर मान लो कि राजस्थान है, राजस्थान का हाई कोर्ट है, उसमें मुख्य न्यायाधीश को नहीं चुनना है, मतलब जो चीफ जस्टिस है उसको नहीं चुनना है, उसके अलावा जो न्यायाधीश होते हैं, उसके अलावा जो जज होते हैं उनको चुनना है। तो ऐसे में राष्ट्रपति को 3 लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी। पहला सीजेआई, ठीक है, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, दूसरा राजस्थान के राज्यपाल, और तीसरा राजस्थान हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की। ध्यान से समझ लो, जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को चुनने की बारी आई थी तो राज्यपाल की और सीजेआई की सलाह लेनी पड़ रही थी। अब जब किसी अन्य न्यायाधीश को चुनने की बारी आई है तो राज्यपाल की भी सलाह लगेगी, सीजेआई की भी सलाह लगेगी, और राजस्थान के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की सलाह भी लगेगी। तो यहां से प्रश्न जरूर बनेगा कि किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश को चुनना है तो किसकी सलाह लगेगी, और अन्य न्यायाधीश को चुनना है तो किसकी सलाह लगेगी। तो इस चीज को तो आप इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेना। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है कि अगर कोई साझा न्यायालय है, जैसे कि पंजाब और हरियाणा का जो न्यायालय है जिसको साझा करते हैं ये लोग, उसमें कोई मुख्य न्यायाधीश बैठाना हो तो उसके लिए किसकी सलाह लगेगी? सीजेआई की तो लगेगी, मगर मतलब मुख्य न्यायाधीश की तो लगेगी। कौन सा मुख्य न्यायाधीश? सुप्रीम कोर्ट का, उसकी तो लगेगी ही। साथ में ही दोनों राज्यों के राज्यपालों की लगेगी, यानी कि पंजाब का राज्यपाल अलग और हरियाणा का अलग, दोनों आएंगे, अपनी सलाह लेंगे, उसके हिसाब से चुना जाएगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न का हिस्सा है कि साझा न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को चुनने के लिए किसकी सलाह लगती है। तो दोस्तों आपने ये देखा कि राष्ट्रपति किसको बना सकते हैं, मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश। अब बात करते हैं उस न्यायाधीश की योग्यता की, मतलब उसके अंदर कुछ योग्यताएं भी तो होनी चाहिए। अगर योग्यता ही नहीं होगी तो ऐसे में किसी को भी जज थोड़ी बनाया जा सकता है, किसी को भी जस्टिस थोड़ी बनाया जा सकता है। तो देखो, योग्यताओं में 2 योग्यताएं हैं। पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात तो कॉमन है, आप सबको पता है। और दूसरे में 2 ऑप्शंस है। पहला तो ये है कि उसे भारत के न्यायिक कार्य में 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, मतलब न्यायिक कार्य, कोई भी न्यायिक अधिकारी हो सकता है, तो 10 वर्ष का अगर उसके पास अनुभव है तो बन सकता है। या फिर दूसरी शर्त यह है कि वो उच्च न्यायालयों या फिर अन्य न्यायालयों में 10 वर्ष लगातार वकालत करके आया हो, मतलब अधिवक्ता रहा हो, एडवोकेट रहा हो 10 साल से ज़्यादा तक, तब उसको बनाया जा सकता है न्यायाधीश। ठीक है, तो ये इसकी योग्यताएं हैं, इसको आपको याद रखना है। इसके बाद बात आती है न्यायाधीश की शपथ या प्रतिज्ञान की, मतलब उसकी शपथ है वो उसे कौन दिलवाएगा। तो इसको ध्यान से समझना है इस पॉइंट को। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ दिलवाता है राज्यपाल या फिर राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया गया कोई आदमी। उसके सामने लेते हैं न्यायाधीश। कहाँ के न्यायाधीश? उच्च न्यायालय के। लेकिन जब नियुक्ति की बात आती है तो नियुक्ति कौन करवाता है? राष्ट्रपति। सिर्फ शपथ का जो कार्य है वो राज्यपाल का है, बाकी सारे कार्य जो है वो राष्ट्रपति ही करता है। इसके बाद अगर बात करें न्यायाधीश के कार्यकाल की, तो देखो उसकी जो उम्र है, उसकी जो आयु है वो 62 वर्ष की हो सकती है। आपको याद होगा कि जब सर्वोच्च न्यायालय मैंने आपको पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की हाईएस्ट उम्र कितनी हो सकती है? 65 वर्ष। इसकी कितनी हो सकती है? 62 वर्ष। इस चीज को आपको याद रखना है। लेकिन जो न्यायाधीश है वो अपना त्याग पत्र खुद राष्ट्रपति को देके अपने कार्य से मुक्त हो सकता है। ठीक है, तो अगर ये हटाने की बात हो रही है तो वो अपने त्याग पत्र खुद दे सकता है, या फिर संसद की सिफारिश पर भी उसे राष्ट्रपति हटा सकता है। इसके अलावा एक तीसरी स्थिति और बनती है कि जब उसकी नियुक्ति उच्चतम न्यायालय में हो जाए, मतलब कभी कभी क्या होता है कि कोई जो न्यायाधीश होता है वो उच्च न्यायालय का होता है, तो उसको उठा करके उच्चतम न्यायालय में भेज दिया जाता है या फिर उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है, तब वो जाकर के अपना पद छोड़ता है, अन्यथा वो 62 वर्ष की उम्र तक वहां कार्य कर सकता है। इसके बाद अगर आखिर में बात करें वेतन और भत्तों के बारे में, तो देखो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के जो वेतन, भत्ते, अवकाश, सुविधाएं होती हैं, ये सब संसद द्वारा निर्धारित की जाती हैं। अभी की अगर आप वर्तमान की बात करोगे तो उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसकी जो सैलरी है वो 2,50,000 रुपये है, और जो अन्य न्यायाधीश हैं उनकी सैलरी कितनी है? 2,25,000 रुपये।
तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ये चीज़ चेंज होती रहती है। मतलब आपको करंट अफेयर्स में ध्यान रखना है कि कितनी सैलरी है इसकी। अभी के हिसाब से तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन अगर मान लो कोई बदलाव आ जाए तो उसको आपको ध्यान में रखना है करंट अफेयर्स के मामले में। तो दोस्तों, उच्च न्यायालय के इस पहले पार्ट में आज मैंने न्यायाधीशों के बारे में आपको काफ़ी चीज़ें बता दी हैं और उच्च न्यायालय के बारे में काफ़ी चीज़ें बता दी हैं। अब इसके बाद इसके अगले पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि एक उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता क्या क्या है, इसके कार्य क्या क्या हैं और इसकी शक्ति क्या क्या है। और ये दोनों पार्ट्स मिला करके आपका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताऊंगा, जिसे आप अंग्रेजी में सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे अधीनस्थ शब्द का यूज़ किया गया है। इसका मतलब ये जो न्यायालय है वो किसी न किसी के अधीन तो है। अब न्यायालय है तो संसद के अधीन तो हो नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो न्यायपालिका है वो संसद से स्वतंत्र है। तो ऐसे में ये न्यायालय किसी ऊपर वाले न्यायालय के अधीन आता है। और वो ऊपर वाला न्यायालय कौन सा होगा? हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी राज्य की न्यायपालिका में हाई कोर्ट के बाद का जो निचला पायदान होता है उसको आप अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला अदालत कहते हो, और इसी वजह से इसे निम्न अदालत के नाम से भी जाना जाता है। तो ये नाम आपको क्लियर हो गया कि अधीनस्थ न्यायालय क्या है। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि इस अधीनस्थ न्यायालय को भारत के संविधान में कहाँ जगह दी गई है, मतलब इसके उपबंध कहाँ बताए गए हैं। तो आप लिखेंगे संविधान के भाग 6 के अंदर जो अनुच्छेद 233 से लेकर 237 तक का पार्ट है, उसके अंदर अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में बताया गया है। क्या क्या बताया गया है? उसके न्यायाधीश के बारे में बताया गया है, न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में बताया गया है, अन्य न्यायाधीशों के बारे में बताया गया है, उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया है, और साथ ही पूरी की पूरी संरचना के बारे में बताया गया है। तो अब इन अनुच्छेदों में जाने से पहले एक बार मैं आपको भारत की न्यायपालिका की थोड़ी सी संरचना बता देता हूं, जिससे आपको ये क्लियर हो जाए कि आप इस वीडियो के अंदर क्या पढ़ने वाले हैं और आपको क्या याद रखना है। तो देखो, देश के स्तर पे जो सबसे बड़ी अदालत होती है, सबसे बड़ा न्यायालय होता है, वो कौन सा होता है? उच्चतम न्यायालय, यानी कि सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद अलग अलग राज्यों के स्तर पर जो सबसे बड़ी अदालत होती है उसको हम हाई कोर्ट या फिर उच्च न्यायालय कहते हैं। और उसके बाद उस राज्य के अंदर जो जिले होते हैं, उन जिलों के अंदर भी जिला अदालत बनी हुई होती है, जिसे आप जिला न्यायालय भी कहते हो और सत्र न्यायालय भी कहते हो। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो तरीके के मामले आते हैं। एक होता है दीवानी मामला, जिसको आप सिविल मामला कहते हो, और एक होता है फौजदारी मामला, जिसे आप आपराधिक मामले भी कहते हो। मैं आपको कुछ एक उदाहरण दे देता हूँ। दीवानी मामले वो होते हैं, सिविल मामले वो होते हैं, जैसे कि कोई ज़मीन का मामला आ गया, कोई संपत्ति का मामला, तलाक का मामला आ गया, किसी की बहुत बड़ी विल का मामला आ गया, जैसे कि या कोई वसीयत बनाई हो उसका मामला हो। वहीं दूसरी तरफ जो आपके क्रिमिनल मामले होते हैं, कोई चोरी, हत्या, बलात्कार, लूट, ऐसा कोई मामला आता है तो वो क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर जाता है। तो दो तरीके के केस आते हैं। जब दीवानी मामले आते हैं, जब सिविल मामले आते हैं तो इसे जिला अदालत कहा जाता है, और जब क्रिमिनल मामले आते हैं तो इसे सत्र अदालत या फिर सेशन कोर्ट कहा जाता है। इस जिला अदालत के अलावा भी कुछ एक तरीके की और अधीनस्थ अदालतें होती हैं, जैसे कि एक होता है राजस्व कोर्ट, जिसको आप रेवेन्यू कोर्ट भी कह सकते हो। वो बेसिकली पैसे का मामला देखता है, मतलब पैसे से जुड़ा हुआ कोई केस आता है मेनली, तो उसका काम होता है उसे देखना। इसके अलावा एक और तरीके का न्यायालय आता है जिसको हम महानगरीय अधीनस्थ न्यायालय भी कहते हैं। अब देखो, महानगर क्या होता है? एक ऐसा नगर जिसके अंदर मेट्रो चलती है, तो आप उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी भी कहते हो। तो उसमें एक अलग तरीके के न्यायालय की स्थापना की जाती है। हालांकि काम तो वो भी वही करता है, जिला अदालत जैसा ही करता है, लेकिन महानगर जैसे कि दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलोर, इसके अंदर ये अदालतें अलग से बनाई जाती हैं। अब जिला अदालत के नीचे भी कई सारी अधीनस्थ अदालतें आती हैं जो अलग से बटी हुई हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जिला अदालत के अंदर कई सारे मामले आते हैं, उसमें सिविल मामले भी होते हैं, क्रिमिनल मामले भी होते हैं, लेकिन इसके नीचे वाली अदालतें जो होती हैं उनके काम बटे हुए होते हैं। जैसे सिविल मामलों के लिए अधीनस्थ न्यायाधीश का न्यायालय बना हुआ होता है। याद रखिए, ये जो न्यायाधीश है ये जिला न्यायाधीश के नीचे आता है। मतलब जिला न्यायाधीश तो होता ही है, उसके नीचे भी न्यायाधीश होते हैं ना, तो ये उसके नीचे आता है। ठीक है, इसके पास काफ़ी सारी शक्तियाँ होती है दीवानी मामलों के लिए। और इसके नीचे आती है मुंसिफ अदालत, जो कि और भी छोटी होती है। ये बहुत छोटे छोटे दीवानी मामले जो होते हैं उनका फैसला करती है, मतलब इसका जो कार्य क्षेत्र होता है वो सीमित होता है। वहीं जो फौजदारी के मामले आते हैं, जो आपराधिक मामले आते हैं, उनके लिए अलग अदालत बनती है। जैसे कि इसके नीचे बैठता है न्यायिक दंडाधिकारी, जो कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कहलाता है। इसको ये अधिकार होता है कि ये 7 वर्ष की सज़ा दे सकता है। इसको ध्यान से देखना कि मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 7 वर्ष की सज़ा दे सकता है। और इसके नीचे न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आता है, जो 3 वर्ष तक की सज़ा दे सकता है। तो मतलब समझो कि छोटा क्रिमिनल ऑफेंस हुआ है तो 3 साल तक की सज़ा हो सकती है। उससे बड़ा है तो फिर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के पास जाना पड़ेगा, और उससे भी बड़ा अगर केस हुआ है
तो ज़िला न्यायालय में जाना पड़ेगा। समझ रहे हैं कि ज़िला न्यायालय के अंदर तो दोनों केस सॉल्व होते हैं, लेकिन उसके नीचे इन दोनों को अलग अलग कर दिया गया है। तो ये एक संरचना है। अगर आप बात करोगे इस नीचे वाले हिस्से की, तो इस नीचे वाले हिस्से पे बहुत ज़्यादा सवाल नहीं उठते हैं। मेन जो सवाल बनते हैं वो आपके ज़िला न्यायालय से बनते हैं, ज़िला न्यायाधीश से बनते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं उससे जुड़े हुए कुछ एक ज़रूरी अनुच्छेदों के बारे में जो मैंने छोड़ दिए थे शुरू में। सबसे पहले आता है अनुच्छेद 233। इसके अंतर्गत बताया गया है कि ज़िला न्यायाधीश की नियुक्ति कैसे होती है। भाई ये ज़िला अदालत है, ज़िला न्यायालय है या फिर सत्र न्यायालय है, तो इसमें न्यायाधीश तो बैठता है, उसकी नियुक्ति कैसे होगी। तो देखो, ज़िला न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है और जो पद स्थापना है और जो पदोन्नति है वो राज्यपाल ही करता है, लेकिन उच्च न्यायालय की सलाह लेके। जैसे कि राजस्थान के अंदर जयपुर है और जयपुर में कोई जिला न्यायालय है, उसके अंदर न्यायाधीश बैठाना है तो राज्यपाल न्यायाधीश बैठाएगा, लेकिन जो राजस्थान का हाई कोर्ट होगा, हाई कोर्ट से पूछ के बैठाएगा, हाई कोर्ट की सलाह लेके बैठाएगा। तो अब सवाल उठता है कि क्या किसी को भी यूं ही जिला न्यायालय का न्यायाधीश बना दिया जाएगा? नहीं, उसकी कुछ एक योग्यताएं भी होनी चाहिए। कौन कौन सी योग्यता? तो देखो, 4 योग्यताएं हैं मेनली। पहली है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी ये है कि वो केंद्र या राज्य सरकार में किसी भी सरकारी सेवा में कार्यरत नहीं होना चाहिए, मतलब वो सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। तीसरा ये है कि उसे कम से कम 7 वर्ष का अधिवक्ता का अनुभव होना चाहिए, यानी वो कम से कम 7 वर्ष के लिए एडवोकेट रहा हो, उसने सारा काम देखा हो, न्यायिक कार्य उसको आता हो। और चौथी ये है योग्यता कि उच्च न्यायालय ने उसकी नियुक्ति के लिए सिफारिश की हो। अभी मैंने बताया था ना कि राज्यपाल अगर नियुक्ति करेगा तो उच्च न्यायालय से पूछ के ही करेगा, तो वहाँ पे सिफारिश की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद उसकी शक्तियाँ पूछी जाएंगी कि एक जिला न्यायाधीश की क्या क्या शक्तियाँ होती है। तो ये चीज़ आप ध्यान से सुन लेना कि एक जिला न्यायाधीश के पास न्यायिक और प्रशासनिक दोनों तरीके की शक्तियाँ होती है, मतलब वो न्याय भी कर सकता है और प्रशासन में भी हेरफेर कर सकता है अगर ज़रूरत पड़े तो। इसके अलावा जिला न्यायाधीश को किसी अपराधी को उम्र कैद से लेकर मृत्यु दंड देने तक का अधिकार होता है। याद रखिए कि अगर कोई जिला न्यायालय का न्यायाधीश बना है तो वो इतनी बड़ी सज़ा भी दे सकता है, लेकिन जब वो मृत्युदंड का फैसला देगा तो उससे पहले एक बार उसे उच्च न्यायालय से पूछना ज़रूर पड़ेगा। मतलब उच्च न्यायालय जो है वो अनुमोदन देगा, जब उसे लगेगा कि फैसला सही है तभी ये फैसला दिया जा सकता है, मृत्युदंड दिया जा सकता है। याद रखिए, बहुत ज़रूरी पॉइंट है कि जिला न्यायाधीश को कहाँ तक सज़ा देने का अधिकार है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दीवानी मामले भी देखता है और फौजदारी भी देखता है, तो ये मृत्युदंड भी दे सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 234 की बात करते हैं। तो अभी जैसा मैंने कहा कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं जो जिला न्यायाधीश के नीचे होते हैं, उन सब की नियुक्ति के बारे में अनुच्छेद 234 बताता है। तो उन सब की नियुक्ति कौन करेगा? तो उनकी नियुक्ति राज्यपाल करेगा, लेकिन उच्च न्यायालय से पूछेगा और उस राज्य के राज्य लोक सेवा आयोग से पूछेगा। यानी कि जो स्टेट लेवल पे जो सर्वेंट की परीक्षाएं होती है, जैसे एक तो यूपीएससी होती है, वो पूरे देश के स्तर पे होती है, वैसे ही स्टेट के स्तर पे भी परीक्षाएं होती है, तो उनसे पूछना पड़ता है। वो इसलिए क्योंकि ये जो राज्य लोक सेवा आयोग है ये कई तरीके की परीक्षाएं निकालता है, कई तरीके के अधिकारी होते हैं, हमें पता है न्यायालयों के अंदर। तो उन सब की जो भी नियुक्ति होगी वो ये परीक्षा देने के बाद होगी। तो इसलिए जो राज्यपाल होता है इनसे भी पूछता है, इनसे भी सलाह लेता है कि अगर कोई विद्यार्थी, कोई स्टूडेंट परीक्षा पास करके आ रहा है तो उसी की नियुक्ति होगी। इसके बाद 2 और अनुच्छेद हैं, एक है अनुच्छेद 235 और एक है 236। 235 सिंपली ये कहता है कि जिला न्यायालय के जितने भी पद होते हैं, जितनी भी तरीके की चीज़ें होती हैं, जैसे कोई सेवा हो गई, शर्त हो गई, छुट्टी हो गई, वो सब उच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित की जाती है कि किसकी कितनी छुट्टियां होंगी, सेवाएं होंगी, शर्तें होंगी, ये सब कुछ उच्च न्यायालय से ही निर्धारित होता है। सीधा जिला न्यायालय इसका फैसला नहीं लेता है, ठीक है। तो ये 235 बताता है कि जिला न्यायालय जो है वो अधीनस्थ है उच्च न्यायालय के। और जो अनुच्छेद 236 है वो उन सभी लोगों की लिस्ट देता है जो जिला न्यायाधीश के नीचे आते हैं। ये जितने भी लोग आपको नज़र आ रहे हैं वो सभी लोग जिला न्यायाधीश के अंतर्गत या फिर अधीन काम करते हैं और उनका सारा कार्य जो होता है वो निचली अदालतों के अंदर होता है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि इनसे जो है वो खासकर क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, फिर भी आप चाहें तो इसे आप याद रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो जिला न्यायालय के न्यायाधीश से बनेंगे, तो आपको ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको अधीनस्थ न्यायालय का ये चैप्टर समझ में आया होगा। अगर इसके बाद भी इसके अंदर आपको कोई क्वेरी आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट।